नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मेरे साथ अभी दो मेहमान हैं स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और समीर चौगांवकर साहब। आपके जाने पहचाने, बहुत स्वागत सर आपका। विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी बस पहुंचने वाले हैं प्रोग्राम में बात हम करेंगे कि कल जिस तरीके से विपक्ष ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, सड़क पर निकलकर मार्च करने की कोशिश की चुनाव आयोग के दफ्तर तक, हालांकि उसमें सब लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें राहुल गांधी भी थे। उसके बाद आज भी पार्लियामेंट में वैसा ही विरोध प्रदर्शन का स्वरूप एक देखने को मिला है। और क्या नया हुआ है राहुल गांधी के इस वोट चोरी के आरोप में? इलेक्शन कमीशन ने अब राहुल गांधी पर कैसे अपना दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो हलफनामे पर अपने सारे सबूत दें, और राहुल गांधी उसका जवाब क्या कह रहे हैं। कुछ वीडियोस भी सार्वजनिक किए हैं चुनाव आयोग ने, जिससे ये पता चलता है कि जिस एसआईआर का विरोध बिहार में इतना हो रहा है, उस वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट था, पहला ड्राफ्ट, वो सारे चुनावी दलों को मिल चुका था 1 तारीख को। इसकी तस्दीक वीडियो पर कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो 65 लाख नाम डिलीट हुए हैं इस ड्राफ्ट से, वो उनके जिले में जितने हैं उसकी पूरी सूची उनको दे दी गई है, बूथ वाइज दे दी गई है। उसके बाद इतना हंगामा, उसकी वजह, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले इस वक्त की जो एक बड़ी खबर आ रही है वो बताता हूं। कैश कांड की वजह से सुर्खियों में आने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा के स्पीकर ने कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक कानूनविद। अब इनके नाम भी सामने आ गए हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली इस 3 सदस्यीय कमेटी में कानूनविद हैं बीवी आचार्य, इनके अलावा जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव के नाम इसके अंदर शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसकी सार्वजनिक जानकारी खुद दी है, और उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी लागू रहेगी, और महाभियोग आगे बढ़े उससे पहले ये 3 सदस्यीय जो कमेटी है ये अपनी जांच करेगी जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की। कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो अब ये समिति जांच करेगी और उसके बाद फिर महाभियोग की आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। मैं एक कमेंट समीर जी से लेना चाहता हूं। अब ये अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से कितनी दूर है ये प्रक्रिया? बस अब मुझे लगता है कमेटी लोकसभा स्पीकर ने बना दी है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और मुझे लगता है अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके खिलाफ जो महाभियोग चल रहा है और जो उनके खिलाफ जो कमेटी ने रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके अलावा जब जो 3 जजों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो थे खन्ना साहब, उन्होंने जब बनाई थी तो उन्होंने उस कमेटी ने भी ये माना था कि यशवंत वर्मा का जो कैश मिला है गोडाउन के अंदर, जो मिला है स्टोर रूम के अंदर, वो प्रथम दृष्टि में उन्हीं का लगता है। और उसके बाद यह तय था कि जिस तरीके से रिपोर्ट खन्ना साहब को सौंपी थी और खन्ना साहब ने कहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपके खिलाफ तीनों जजों ने जो रिपोर्ट दी है वो आपके खिलाफ है। उसके बाद भी यशवंत वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे समीर जी, वो ये व्यूअर्स के मन में भी होगी, जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल कमेटी जांच कर चुकी है और उसमें भी 3 जज थे, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही तो ये संसद तक मामला पहुंचा। अब संसद ने भी 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, अब वो भी जांच, एक ही आरोप की 2 बार जांच होगी? नहीं, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कमेटी बनाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 3 लोगों को, मतलब 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया था। 3 हाई कोर्ट के जज से उनको नियुक्त कर दिया था कि आपको जांच करना है। अब जब अगर महाभियोग अगर चलेगा लोकसभा के अंदर,
तो लोकसभा स्पीकर को अधिकार होता है कमेटी बनाने का, जिसमें 3 कानून के जानकार होते हैं, जिसमें एक हाईकोर्ट के जज को भी रखना अनिवार्य होता है। तो लोकसभा स्पीकर ने अब अपनी कमेटी बनाई है। अगर लोकसभा स्पीकर चाहते कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसी कमेटी की रिपोर्ट को भी वो अगर रिकमेंड करना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से एक नई कमेटी बनाई है। और मुझे लगता है ये पहले उस कमेटी ने प्रथम दृष्टया इनको दोषी बिल्कुल, करार बिल्कुल पाया, दोषी करार दिया है। तभी महाभियोग रिकमेंड हुआ है। recommend हुआ अब ये कमेटी फिर ये तय करेगी कि ये दोषी हैं या नहीं है, उसके बाद फिर संसद में वोटिंग होगी। विनोद जी, संसद में इसके बाद बहस होगी, बहस, इनको मौका भी मिलेगा अपनी बात हाँ, कहने इनको का। अपनी बात की, इनका वकील भी आएगा कोई, अच्छा। जिसको ये करेंगे। आप याद करिए कि कपिल सिब्बल वकील थे रामास्वामी के, जब रामास्वामी के खिलाफ नरसिम्हा राव के टाइम में महाभियोग आया था तो उनके वकील कपिल सिब्बल थे। तो इस मामले में क्या है, पक्ष विपक्ष एक मत है, क्योंकि जो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार किया गया उसमें सबके दस्तखत हैं। 145-55 सांसदों के, उसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी के भी दस्तखत हैं, सबके दस्तखत हैं। तो इसमें कोई अब शक नहीं है कि ये महाभियोग पारित हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों ही पक्ष अगर सहमत हैं तो फिर उसमें पारित होने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहस चलेगी। अब कौन इनके पक्ष में बोलता है, मुझे नहीं लगता कोई जस्टिस यशवंत वर्मा यशवंत वर्मा के पक्ष में बोलेगा। उनके वकील क्या तर्क देते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जो कमेटी बनाई है स्पीकर ने, जैसा समीर कह रहे हैं कि वो कमेटी बाहर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, ये हाउस की कमेटी है, और हाउस की कमेटी अपने तरीके से उस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उनका भी संज्ञान लेगी और अपने तरीके से जांच करके जो रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के बाद महाभियोग पर चर्चा होगी। चलिए, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अब अगली खबर की बात करते हैं, जो इन दिनों देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। वोटर लिस्ट रिवीजन से मामला शुरू हुआ था जो बिहार में हो रहा है, और उसको लेकर राहुल गांधी पहुंच गए वोट चोरी तक। उसके उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तथ्य भी देने की कोशिश की है। अब इसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक, पार्लियामेंट तक घमासान है। आज का दिन भी बड़ी गहमा गहमी वाला है, और आपको मैं अपडेट ये दे दूं कि बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है और जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, और यह भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। और आप याद कीजिए कि 1 तारीख को जो ड्राफ्ट सूची जारी की इलेक्शन कमीशन में, उसमें 65 लाख से ज्यादा नाम काटे गए। इस पर विवाद भी हुआ। इसमें एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, एक संस्था है जिसने कोर्ट में फ्रेश याचिका डाली और कहा कि ये 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का काम कानूनी तौर पर हो रहा है। एडीआर ने यह भी कहा था कि हमें इन 65 लाख लोगों की सूची दी जाए, इनके ये कौन हैं और इनके नाम क्यों काटे गए। इसका बड़ा सख्त जवाब चुनाव आयोग ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और कहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत हम ये बाध्य हों बताने के लिए, या एक अलग सूची इन 65 लाख लोगों की जारी करें और बताएं कि इनका नाम क्यों काटा गया है। और एडीआर पर तो उन्होंने ये कहा था कि ये मैले मन से ये याचिका लेकर के आए हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका दावा था कि 65 लाख लोग कौन है, इसका सारा डेटा जो है बिहार की चुनावी राजनीतिक पार्टियों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास ये लिस्ट पहले से है, और एडीआर अगर इसमें बीच में दखल देने की मांग कर रही है तो ये ठीक नहीं है। ये तो एक पक्ष हुआ। अब देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होता है। वैसे आज जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से बहस जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी, फिर चुनाव आयोग का पक्ष सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल सुनेगा। तो एक तरफ ये हो रहा है सब कुछ अदालत के अंदर, और अदालत के बाहर आप देख ही रहे हैं, कल तो बैरिकेड भी फांदे गए हैं। दोनों अलग अलग मुद्दे ना। यहाँ पर एक अपना जो पॉलिटिकल टारगेट है वो अचीव किया जा रहा है, वहाँ पर जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से लड़ी जा सकती है उसको हासिल कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है पॉलिटिकल जो टारगेट हो उस पर कि भाई इस सरकार के खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी ये माहौल बनाया जा सके कि यहाँ पर काम ठीक ठाक नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट में लीगल तरीके से वो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो पहले से ही चल रही थी कि भाई किस तरह से ये एसआईआर पर हुआ है। जो एडीआर को लेकर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है कि वो क्या अपने पिटिशनर को वो लिस्ट देने में उसको कोई आपत्ति है या नहीं है। यदि पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है और एडीआर को नहीं दी जा रही तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को देखना कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एसआईआर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकना है, तो वो भी एक बड़ा काम हुआ इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। प्रक्रिया तो पूरी, और उन्होंने खत्म भी कर लिया, अब तो मोटे तौर पर खत्म कर लिया। अब उसमें जो एक लाइन का जो पेज था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि ज़्यादा नाम कटे तो वो दखल देंगे। दखल का मतलब ये नहीं है कि रोकना है,
दखल का मतलब ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखे और जो इलेक्शन कमीशन है वो उसे सेटिस्फाई करे कि भाई ये नाम ठीक तरीके से कटे गए हैं। तो अब ये 2-3 दिन जब भी इस पर सुनवाई हो जाएगी जी, तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कल की बात से, आज की बात से हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि ये तय हुआ कि बिहार के एसआईआर पर तो जो हो वो हो, देश भर में एसआईआर हो। देश भर में एसआईआर हो, ये इसकी भूमिका किसने बनाई? हाँ, सब राहुल गांधी सभी लोगों ने मिलकर बना दी। ठीक है। अच्छा, चलिए फिर हम सीधे आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है और राहुल गांधी ने जो माहौल देश में बनाने की कोशिश की है उसकी बात करते हैं। ये एसआईआर पर सुनवाई एक तरफ है, दूसरी तरफ संसद में आज भी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आवर वोट आवर राइट आवर फाइट, ये बैनर लेकर के सारे विपक्ष के नेता वहां मौजूद हैं, प्रियंका गांधी समेत। और इन सारी पार्टियों ने फिर एसआईआर पर तो चर्चा की मांग की ही की, साथ साथ जो राहुल गांधी ने कहा है देश में वोट की चोरी हो रही है, उस मुद्दे पर भी सरकार को एक तरीके से घेरने की कोशिश की है। और सदन की कार्रवाई आज शुरू होने से पहले ही पार्लियामेंट के गेट पर बैनर पोस्टर लेकर सारे सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अच्छा, इस पर मैं आपको 2 रिएक्शन दिखा रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की है। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, बहन प्रियंका कह रही हैं कि राहुल गांधी सारे सबूत दे चुके हैं। अब इसमें हम आप एक बड़ी पिक्चर अगर देखिए तो राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं और जिसमें विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो एक बड़ा गंभीर रूप ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ले चुका है। क्या राहुल गांधी देश में ये माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं कि आपका चुनावी तंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी इलेक्टोरल प्रोसेस उसमें अंदर से उसको अंदर से ट्वीक किया जा सकता है किसी के पक्ष में, और वो किया जा रहा है? और क्या इसका सक्षम जवाब इलेक्शन कमीशन या सरकार दे पा रही है? देखिए, पहली बात तो ये कि सरकार को तो वो जवाब देना नहीं है और उसे देना भी नहीं चाहिए। ये सरकार की न तो जिम्मेदारी है, न उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि चुनाव में होने वाली किसी गड़बड़ी पर वो जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसलिए देना है क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ भाजपा मिल गई है और ये सब गड़बड़ करती है। तो अब लेकिन बड़ा रोचक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि कल फिर वो फोटो आया कि राहुल जी अवधेश प्रसाद के साथ खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने डाला है कि भाई देखिए अयोध्या हार गए, हम भूल गए थे। तो पता नहीं वो राहुल गांधी जी के समर्थन में ये सब कर रहे हैं या राहुल गांधी जी के पूरे अभियान को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि लगातार यात्राएं मैं भी करता हूं तो लोगों से मिलता रहता हूं, आप सामान्य लोगों से बातचीत करिए तो बहुतायत लोग ये कहते मिल जाएंगे कि बिल्कुल सूची में गड़बड़ हो सकती है, नाम कई जगह हो सकता है, लिंग बदला हुआ मिल सकता है, माता की जगह पिता का नाम, पिता की जगह पति का नाम, ये सब हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि ये सब करके चुनाव जीता जा सकता है तो कहेंगे फिर ये जो चुनाव हारे गए या चुनाव जो जीते गए इसमें पार्टियां कैसे बदल जाती हैं। तो राहुल गांधी की बात पर लोगों को भरोसा नहीं है। एक चीज पर जनता को भरोसा हो रहा है कि राहुल गांधी अब उस मोड में आ गए हैं जिसमें उनकी हताशा इतनी उनके सर चढ़ कर बोल रही है कि उनको लगता है कि सिर्फ अब अराजकता की जा सकती है। उदाहरण के लिए कल का जो मसला था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, कल कहानी कुर्सी की में हमने बात की थी, हमको लगा कि शायद मैं जल्दबाजी तो नहीं कर गया, तो 30 लोगों को जाना था, 300 लोग लेकर पहुंचे, तो मुझे लगा कि धरना प्रदर्शन हो गया, खूब हल्ला हंगामा भी कर लिया। अब उसके बाद वो लोग जाएंगे और जवाब लेकर आएंगे।
लेकिन वो जवाब लेकर नहीं आए। अब तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है और मुझे तो लगता है यही प्रोसेस है ना। आप धरना प्रदर्शन तक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस का समर्थक वर्ग चुनाव आयोग को आग लगाने की बात करने लगे, राजीव कुमार को खींचकर पीटने की बात करने लगे या कुछ और कहने लगे, तो फिर खतरा दिखता है। तब लगता है कहीं ये बांग्लादेश मॉडल है क्या, कहीं कोई अमेरिकी डीप स्टेट काम कर रहा है, जाने अनजाने उसका हिस्सा हमारे विपक्ष के नेता बनने लगे हैं क्या, ये खतरा दिखने लगता है। और देखिए डिजाइन लगभग वही है, देश की चुनी हुई सरकार में भरोसा समाप्त करना, चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा। और कमाल की बात यह कि उसको पोस्ट करते हुए अगर वहां का चुनाव आयुक्त है उसके साथ कोई बदसलूकी हो रही है तो सोशल मीडिया पर उसको भी उसी अंदाज में, उसी तंज के साथ, उसी हास्य के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो खतरनाक दिख रहा है। बाकी इसमें मुझे दो बातें आपने कही। एक बात तो आपकी मुझे लगा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि इनको जवाब चाहिए नहीं, कतई नहीं, आयोग से जवाब वो चाहते हैं, जवाब पता है। अच्छा ठीक है, उनको जवाब पता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। कल 30 लोग चले जाते चुनाव आयोग के कहने कल नहीं जाते तो उसके बाद चले जाते, आप धरना प्रदर्शन करके हेडलाइन बना लेते, मिल के आते आप लेके आते और तब बताते। बांग्लादेश मॉडल का जिक्र किया, ये थोड़ा आपको जानना चाहिए, बांग्लादेश मॉडल है क्या। इससे पहले भी देश के अंदर ऐसी बातें होती रही हैं। आपको याद होगा पिछले साल जो लोकसभा चुनाव हुआ उस बीच में भी विपक्ष के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से देश चल रहा है ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह एक जन आंदोलन का रूप ले ले और जनता का गुस्सा सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश में तो यही हुआ ना, हजारों लोग सड़कों पर ढाका में निकल आए और भागना पड़ा वहां से मजबूरी में शेख हसीना को, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी। इससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे जाइए, बांग्लादेश के अंदर चुनाव का अपना एक सिस्टम है, वहाँ हमारे जैसा एक इलेक्शन कमीशन भी है। वहाँ पर प्रक्रिया ये कहती है कि जब उनका इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, तो जो चुनी हुई सरकार होती है वो हट जाती है और एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है। ये चलता आ रहा था, फिर बाद में इस सिस्टम को भी बंद कर दिया गया, फिर जो सरकार होती है वही चुनाव करवाती है। लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारा चुनाव कॉम्प्रोमाइज्ड है या हमारे चुनाव में धांधली होती है और धांधली की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं, इसको लेकर के आप तेजस्वी यादव को याद कीजिए, उन्होंने चुनाव के बॉयकॉट तक की बात कही थी। बांग्लादेश में पिछले 20-25 साल से ये बॉयकॉट का खेल चल रहा है और इसी वजह से उनकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने कई बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। खालिदा जिया ने 2 बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, एक बार ये शेख हसीना है, इन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो आप एक तरफा वहां दूसरी पार्टी चुनाव जीत गई थी। लेकिन जब ये होता है तो लोगों का भरोसा अपने चुनाव तंत्र से और लोकतंत्र से हट जाता है, उसके मन में शक पैदा होता है। तो क्या वही शक राहुल गांधी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और क्या इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे रहा है? मैं फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूं विनोद जी। बहुत से लोग कहते हैं राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग भी वैसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर दे दे। जो तथ्य राहुल गांधी ने दिए वो अब पब्लिक में आ चुके हैं। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सरकारी तरीके से काम कर रहा है, चिट्ठी भेजना, एफिडेविट पर जी दीजिए अपने आरोप, हम उसकी जांच कराएंगे। बहुत से लोगों को लगता है भाई आप भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दो, होना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ज़्यादा सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। कोई आधिकारिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई अधिकारी सामने आकर के स्पष्ट रूप से अपनी चुनाव आयोग का पक्ष रखे, वैसा नहीं हो रहा। जो भी खबरें मीडिया में आ रही सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस जैसे कि CBI वगैरह एजेंसियां करती हैं जब स्टोरी, तो मुझे लगता है। और चुनाव आयोग का इतिहास रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। कोई ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग कोई ऐसी संस्था, कोई रॉ है या IB है कि वो जो बिल्कुल जो है पब्लिक के सामने नहीं आती। चुनाव आयोग लगातार मतलब जो है जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो चुनाव आयोग का कोई ना कोई अधिकारी या कोई चुनाव आयुक्त, तब तो 3 हैं, 3 में से कोई एक या दोनों या तीनों आकर के या कोई उनका प्रवक्ता सारी चीज़ें स्पष्ट करता है। तो बेहतर है चुनाव आयोग उस प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे पहले भी होता रहा है, आके एक ही बिंदुवार जितने पॉइंट राहुल गांधी ने उठाए हैं, 5 मुद्दे जो उन्होंने उठाए, उनका बिंदुवार जवाब दे दे और उसके बाद अपना पक्ष रख दे। फिर रही बात एफिडेविट वाली, तो एफिडेविट को लेकर भी विवाद हो गया है। अब OP रावत जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसी सरकार के अपॉइंटी थे, उनका कहना है कि ये नियम लागू ही नहीं होता इस मामले में। उन्होंने बात कही। वो कुछ कानूनविद जैसे PDT आचार्य, उन्होंने भी कहा कि नियम लागू नहीं होता। कपिल सिब्बल कानूनविद के तौर पर कह रहे हैं, हालांकि उनको मान सकते हैं कि वो विपक्ष के हैं, तो लेकिन ये 2 लोग तो आई हैं। तो ये विवाद को करने की बजाय चुनाव आयोग सीधे से बिंदुवार उनके सारे आरोपों का जवाब दे दे और कहे कि जो गड़बड़ियाँ राहुल गांधी ने चिन्हित की हैं, बताई हैं, उनको हम देख रहे हैं और उनको हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे।
सारी चुनाव आयोग जो जवाब दे रहा है वो सोशल मीडिया पर दे रहा है, वो फैक्ट चेक कर रहा है बार बार सोशल राहुल मीडिया गांधी की पे बातों का कि ये दे रहा मिसलीडिंग है, ये या गलत है या उनका सूत्रों दावा। के हवाले से आ रहा जो भी आ रहा। नहीं सर, एक्स पर जो पोस्ट हो रहा है वो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है, इलेक्शन वो कमीशन तो ऑफिशियल हैंडल से हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप एक्स पर देते हैं, हम लोग मीडिया के लोग देख लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसको लीड बना देते हैं, लेकिन अगर एक बार सारे मुद्दों को लेकर के ये चुनाव आयोग कहते हैं हम 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सारी चीज़ों को क्लियर करके, कोई जरूरी नहीं कि आज ही करे, 15 दिन बाद करेंगे, तो एक जनता में और भरोसा बनेगा कि भाई ये बात ठीक है। एफिडेविट डिमांड ना करे, एफिडेविट डिमांड करने की क्या जरूरत है भाई मुझे, क्योंकि इसको खुद पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयोग इसे इसका खारिज कर रहे हैं कि नियम लागू नहीं होता। दूसरा जो है अगर पब्लिक डोमेन में राहुल गांधी ने कोई बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पब्लिकली की है, तो उसको वो कैसे मुकर सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि तो उनकी जिम्मेदारी होगी और सारा राजनीतिक करियर उनका खराब होगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा है, मैंने तो उन्हीं के डेटा से ये सारी तफसील निकाली है, तो इस पर मुझे एफिडेविट देने की क्या जरूरत है? मैं तो आपका डेटा है, मैं उसकी जानकारी दे आपको आप ही को दे रहा हूँ कि क्या है। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं कि मैं एफिडेविट क्यों दूं, राहुल गांधी शायद भूल गए जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके बाद नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, अब तो हर्षवर्धन सपकाल है, उन्होंने विदर्भ में आरोप लगाया कि चुनाव मैनिपुलेट हुए और कई फर्जी वोटिंग हुई है। वहाँ के चुनाव जो प्रभारी थे चुनाव आयोग के, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाई आप इसको लिखित में दे दीजिए आपने जो आरोप लगाया है। तो नाना पटोले बोले कि भाई मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता आपकी भाषा में, मैंने तो आरोप लगाया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो कह रहे हो मैं आपको ड्राफ्ट करके दे देता हूँ। चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो नाना पटोले आरोप लगा रहे थे उन्होंने उनकी तरफ से ड्राफ्ट किया, उनको पढ़वाया, उन्होंने कहा ये बराबर है मैं जो कह रहा हूँ, उसमें उनसे साइन करवाए। चुनाव आयोग ने वो रखा अपने पास और उसका फिर विस्तृत जवाब नाना पटोले को दिया। हर्षवर्धन सपकाल, बाला साहेब थोरात, ये कांग्रेस के बड़े नेता है जो विपक्ष के नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में चुनाव हारने पर चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारी इनके पास भेजे, उनसे कहा आप लिखकर हमको दीजिए। बाला साहेब थोरात ने लिखने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आपने जो आरोप लगाया उसका हम आपको लिखित में जवाब पूरा बनाकर भेजते हैं। तीनों जगह जवाब दिया गया। महाराष्ट्र का बात फिर राहुल गांधी वही मुद्दा उठा रहे हैं, इसका जवाब उनको मिल चुका है। राहुल गांधी मीडिया में कहते हैं, उनकी बात कितने लोगों तक पहुंची होगी ये सोचिए। चुनाव आयोग जवाब दे रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी बात कितने लोगों तक पहुंच रही होगी? अपनी बात क्लियर करने के लिए ही, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी क्या चुनाव आयोग करे प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए राहुल गांधी तो पब्लिक लीडर है, राहुल गांधी नेता है, निश्चित रूप से राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो वो करोड़ों लोगों के पास बात जाएगी। उनके ट्विटर पे फॉलोअर ज्यादा है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, उनके पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा है। चुनाव आयोग थोड़े राहुल गांधी के समान व्यवहार करेगा कि राहुल गांधी हर बात अगर लिख के नहीं देगा तो कोई भी आरोप लगाएगा, हर बात चुनाव आयोग रोज सुबह पत्रकार वार्ता लेगा, राहुल गांधी का जवाब सवाल सच लोगों तक पहुंचाने का है या दोनों पक्ष लोगों तक पहुंचाने का है? चुनाव आयोग पहुंचा रहा है ना, इस लिहाज से तो फिर राहुल गांधी को एज पहुंचेगा सर। ऐसा है चुनाव आयोग पहुंचा रहा है ना, चुनाव आयोग ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो चुनाव आयोग अपनी बात रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया अलग है सर। अब हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन फैक्ट चेक करता है और इलेक्शन कमीशन चिट्ठी भेज रहा है राहुल गांधी को, या तो एफिडेविट पर अपनी बात कहिए नहीं तो माफी मांगिए। इसमें एक बारीक अंतर आया है 2 दिन में। हरियाणा और महाराष्ट्र के जो सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने उनको 10 दिन की डेडलाइन भी दी है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप हमको दीजिए। तो क्या है मतलब, कोशिश क्या है चुनाव आयोग की? अगर 10 दिन में ये एफिडेविट साइन नहीं करेंगे तो दुनिया अपने आप मान लेगी राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, और मान लेगी दुनिया। अब ये तो दुनिया को देखना है। मैं एक क्लिप कर देता हूँ जो विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ओपी रावत साहब, और वो मोदी सरकार में रहे हैं, कांग्रेस सरकार के नहीं, ताकि आप ये कहें कि उन्होंने कहा कि नो नीड फॉर राहुल गांधी टू सबमिट द एफिडेविट एज आस्क फॉर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द वोटर्स टू अप्लाई हुज नेम्स डू नॉट अपीयर ऑन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, मोदी सरकार में रहे हैं, उनका कहना है। मतलब मैं तो उनसे ज़्यादा नहीं जानता, वो इलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। पहली बात ये, इलेक्शन कमीशन को मुझे नहीं समझ आया, जब आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो वही बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? या तो ये होता है कि वो जवाब ही नहीं दे रहे तो जवाब दे रहे। बार बार ये बात कीजिए सरकार को जवाब दे। यहाँ तो हर दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है इलेक्शन कमीशन के मसले पर सरकार राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। अब आप कह सकते हैं वो बीजेपी वाले दे रहे हैं। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो आपने बांग्लादेश का रेफरेंस दिया, बांग्लादेश का रेफरेंस बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी तो देख सकते हैं। एक पक्ष ये कि वहाँ पर बॉयकॉट हुआ और पूरा जो इलेक्शन पर भरोसा कम हुआ। यदि बांग्लादेश की तरह से यदि यहाँ पर भी ये कहना कि डीप स्टेट है कि नहीं है वो तो अलग जांच की मतलब है,
लेकिन यदि यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल प्रोसेस पर भरोसा कम होगा तो बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं ना। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने इसीलिए कहा इसकी जिम्मेदारी कम से कम इलेक्शन कमीशन की तो है ही, बिल्कुल। और सरकार की भी है। बिल्कुल ठीक। आप ये कहें कि नहीं सरकार की नहीं है, ये बहुत बातें हो गई साफ साफ कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर राहुल गांधी सरकार की गलत जिम्मेदारी बयानी कर रहे हैं तो हाँ, उसका तो हम ये खुलासा कह नहीं पूरी रहे कि तरीके से हाँ, होना चाहिए। हम ये कह नहीं रहे कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसका खुलासा चुनाव आयोग को साफ साफ करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पर भी सवाल खड़ा। अब ये सरकार का मुद्दा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने। वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी पार्टी पर इस मुद्दे में बड़े सख्त फैसले भी ले रहे हैं। कर्नाटक में वोट चोरी के आरोप पर उन्हीं के एक मंत्री ने सवाल उठा दिया था तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, इन्हें सिद्धरमैया ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी कैबिनेट से हटा दिया है। दरअसल इन्होंने ये कह दिया था कि ये सारी धांधली जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में हुई, क्योंकि उन्होंने जो उदाहरण दिया था वो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा का दिया था। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ, तो हमें ये बात कहनी चाहिए, तो तब कहनी चाहिए थी, अब हम कह रहे हैं इस बात को, तो हम सबके लिए शर्म की बात है ये। अब उन्होंने अपनी तरफ से तो पार्टी के समर्थन में बात की, क्योंकि बीजेपी वाले बार बार ये बता रहे थे कि भाई आप ही की सरकार थी, सरकार की अंडर ही ये सारा जो वोटर लिस्ट रिवीजन का काम है वो होता है, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी होते हैं राज्य की जो सारी प्रक्रिया में जुड़े होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन ये सही है कि इससे राहुल गांधी का जो मुद्दा था उसमें थोड़ी कमजोरी तो आ ही रही थी इस बयान से, तो सीधे सीधे उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई। और हमें जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने मंत्री की बलि देना नहीं चाहते थे, वो के.एन. राजन्ना का इस्तीफा लेना नहीं चाहते थे और ना के.एन. राजन्ना पद छोड़ने के लिए तैयार थे, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिन्होंने ये बात दिल्ली को बताई मुख्यमंत्री ने, तो यहां से जो के.सी. वेणुगोपाल हैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा डोंट आस्क फॉर रेजिग्नेशन, सैक हिम, इस्तीफा मत मांगो, आप उसको उन्हें बर्खास्त कीजिए। और उन्हें बर्खास्त ही किया गया है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इसकी गवर्नर हाउस से जो चिट्ठी जारी हुई है उससे यही पता लगता है कि ही हैज बीन डिसमिस्ड। तो और ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ है। सीधी सीधी बात यह है कि राहुल गांधी को ये बिल्कुल नहीं ठीक लगा कि उनके मुद्दे को वहीं का आदमी, उसी राज्य का लोकल आदमी उस पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये व्यक्ति जो है इस पद पर चाहिए ही नहीं, आप इनको हटाइए। अब के.एन. राजन्ना क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोई माफी वाफी नहीं मांगी, ना अपने बयान के समर्थन में उसको दोबारा जस्टिफाई करने के लिए कुछ कहा। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है, बयान पब्लिक में था, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उनके खिलाफ। उन्होंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं राहुल गांधी से मिलूंगा, खड़गे साहब से मिलूंगा, के.सी. वेणुगोपाल से मिलकर के अब ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं इसको दूर करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने जो है एक साजिश रची है। ನೋಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ನಡೆದಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಕರೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ अब ये राजन्ना साहब का पुराना बयान था जिस पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब सवाल ये कि इस्तीफे की भूमिका बनी कैसे, इस्तीफा नहीं सॉरी डिसमिसल की भूमिका कैसे बनी समीर जी? देखिए बहुत मतलब उन्होंने जो बयान दिया था ये तो पब्लिक डोमेन में था, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अभी किसी को नॉलेज में नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी से इनका इस्तीफा लिया गया इस बयान के बाद। और खबर तो ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चाहते थे कि इस समय उनका इस्तीफा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते वो मंत्रिमंडल में बने रहे, मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि वो मंत्रिमंडल में बने रहे, वह बड़े भरोसेमंद थे उनके। और उसके पहले भी डी.के. शिव कुमार के खिलाफ वो बयान दे चुके थे अध्यक्ष के लिए कि अध्यक्ष बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कांग्रेस हाईकमान से कि भाई अभी नहीं, मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए, मामले की हम जांच करते हैं। लेकिन जो अभी संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल है,
अब राहुल गांधी ने उनसे कहा कि नहीं, कहा कि केसी वेणुगोपाल ने ये कह दिया कि भाई इस्तीफा नहीं लेना, इन्हें बर्खास्त ही करना है, आप इन्हें बर्खास्त कीजिए। और एक अपमानित तरीके से, जिस तरीके से उनके एक बयान पर उन्होंने कहा, भाई अगर उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? क्या ये इसमें कोई गलत बात थी? ऐसी बात थी कि जो उन्होंने बहुत कोई गलत बात बोल दी थी? ये तो फैक्ट है कि वो वोटर लिस्ट कांग्रेस सरकार में बनी थी। सही है, कांग्रेस स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे मंत्री ने अगर कहा है तो हम इस पर जांच करेंगे और हमारे इसमें गलती हुई है तो हम पता करेंगे ये कैसे हुआ है। एक आपका मंत्री सही बोल रहा है सार्वजनिक रूप से, आप उसे प्रताड़ित कर रहे हो, आप उसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हो और वो इस्तीफा देने के लिए बाद में तैयार होता तो आप कहते नहीं, इसे अपमानित करो, इसे बर्खास्त करो। राहुल गांधी पार्टी के अंदर क्या इस तरह की तानाशाही दिलाना चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा मत लीजिए अभी, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी इस्तीफा मत लीजिए, डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का विधानसभा का सत्र आप इस्तीफा मत लीजिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि इस्तीफा दो, ये मेरी जिद है। सर ये क्या बताता है ये इनका मंत्रिमंडल से हटाया जाना? बीजेपी कह रही है कि एक आदमी ने सच बता दिया कांग्रेस पार्टी ने, ये सच तो बीजेपी को बताना चाहिए था। जो सच बीजेपी को बताना चाहिए था वो कांग्रेस के मंत्री ने बता दिया। ये सबको मालूम है कांग्रेस सरकार थी उस समय जब ये रिवीजन हुआ है, तो वही तो लगा हुआ कि जो काम बीजेपी वाले नेता नहीं कर रहे हमारा मंत्री कैसे कर रहा है। भाई पार्टी लाइन जो थी, पार्टी लाइन से अलग हटके उन्होंने बोला। कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जब पार्टी लाइन से अलग हटके बोलता है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी हो। तो राजन्ना के साथ वही हुआ। लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ की जो गुटबाजी है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, उसका भी रोल है। माना जाता है कि जो राजन्ना है ये सिद्धारमैया के ग्रुप के हैं और जो डीके शिव कुमार जो कह रहे हैं ना कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ हुई, तो उनका इशारा डीके शिव कुमार के ग्रुप की तरफ है, क्योंकि उनको अध्यक्ष बनाए जाने की बात भी चल रही थी। ये अगर ये अध्यक्ष बन जाते प्रदेश अध्यक्ष तो डीके शिव कुमार के लिए और दिक्कत होती। तो वो कॉन्स्पिरेसी का इशारा वो कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ये मौका मिल गया कर्नाटक में राजन्ना विरोधी लोगों को, उन्होंने क्या फीडबैक दिया। बट इसके ऑप्टिक्स क्या कांग्रेस के लिए अच्छे दिख रहे हैं? ऑप्टिक्स तो यही है कि भाई पार्टी लाइन के खिलाफ मत बोलो, सीधी सी बात है। क्योंकि कांग्रेस से बहुत दिनों से पार्टी लाइन के खिलाफ लोग नेता बोलते थे, एक्शन नहीं होता था। ठीक है त्रिपाठी जी, राजन्ना जी का विवाद नहीं, विवाद नहीं है। एक तो ये राहुल गांधी एक आदिवासी को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो उनके सामने इस तरह से तन कर खड़ा हो जाए। राहुल गांधी को आईना दिखा दे दिया इसको। अरे स्पिन नहीं दिया है, वो आदिवासी मंत्री हैं और एक आदिवासी के साथ इस तरह का गंदा बर्ताव राहुल गांधी करेंगे कि बर्खास्त कराएंगे, ये शर्मसार करने वाला है। आप कह रहे हैं पार्टी विरोधी, पार्टी विरोधी कौन सा उन्होंने काम किया? कोई एंटी पार्टी एक्टिविटीज में वो थे? कोई अनुशासनहीनता उन्होंने की? उन्होंने एक लाइन की बात ये कही कि भाई हमारी सरकार थी और उन्होंने राहुल गांधी को काटा भी नहीं था दरअसल। लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब सब झूठ है, झूठ करना है तो जरा सा सच इतना तेज लगता है। उन्होंने कहा भाई हमारी सरकार थी, हम लोगों को ऐतराज जता देना चाहिए था। तो क्या कहना चाहिए था? ठीक है भाई, यहां जो हमारे लोग हैं उनकी सूची निकालिए, कौन कौन अधिकारी कहां थे। अभी सिद्धारमैया जी की सरकार है, सब करके कर देते। चुनाव आयोग भाजपा को आईना दिखा देते। नहीं, वो तो ये उन्होंने चुनाव आयोग ने जो कहा उसको एम्पलीफाई कर दिया ना। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि सारी लिस्ट जो है उनके पास थी, उस वक्त एक ऐतराज नहीं किया उन्होंने। चुनाव आयोग ने तो सूची, चुनाव आयोग तो हर बार देता है, लेकिन हम पत्रकार लोग भी कहां मानते हैं। हम भी तो राहुल जी के साथ साथ बोलते हैं, कहते हैं कि राहुल जी कह रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग तो पहले, हम पत्रकार भी तो करते हैं ना। वो अलग, अच्छा चलिए उसके अभी उसकी बात करेंगे आगे। इसका मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप इसको समझिए। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल नहीं है भाई कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा कर सकती है, किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रमुख को, ये व्यक्ति को रोज रोज ये नहीं करना चाहिए। वो जब जरूरत होगी तो एक एक चीज का सिलसिलेवार जवाब देगा। और 30 लोगों को बुलाया, ये मामला किसी एक संस्था से बड़ा है। ये देश के लोगों के मन में, उसके पूरे लोकतंत्र पर विश्वास अविश्वास का मामला है। अभी कहानी कुर्सी की लोग देख रहे हैं ना। आपने अभी ब्रेक से पहले कहा था कि राहुल गांधी की बात तो हर जगह जाएगी, और राजन्ना का इस्तीफा कहां तक जाएगा? वो भी जाएगा। आदिवासी को बर्दाश्त नहीं कर पाए आईना दिखाते हुए राहुल गांधी, और उसको बर्खास्त कर दिया। ये छोटी बात नहीं। इसका मतलब ये कि उनका झूठ पकड़ा गया, राहुल गांधी का झूठ उजागर हुआ, तो उन्होंने अपने ही मंत्री को निकालकर बाहर कर दिया। ये एक लाइन की बात है। अब सारी डिबेट आप करते रहिए, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, बौद्धिक लोग क्या विमर्श कर रहे हैं। जनता के दिमाग में चिपक गया कि आदिवासी नेता ने सच बताया, राहुल गांधी ने उसको। अरे सर, मैं ये क्योंकि डेटा की बात थी और हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही सैंपल उठाया राहुल गांधी ने ये बताने के लिए कि देश में वोट फ्रॉड हो रहा है। तो कुछ इसका राहुल गांधी की बातों के जवाब में जो डेटा दिया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से, उसकी बात आप कितने सहमत होते हैं इससे? थोड़े से 4-5 पॉइंट्स जो राहुल गांधी ने उठाए थे। पक्ष मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है? नहीं, अच्छा, कोई और भी दुकान है? ये मैं जो डेटा दे रहा हूँ ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, तो आप उसको भी मानते हैं?
मैंने ये नहीं कहा सच है, मैंने कहा कि आप कितने सहमत हैं इस पर ये बताइए। आप भी आजकल बहुत ज्यादा तो ठीक है, ऐसे ही राहुल ज्यादा गांधी चढ़ाई पक्ष है करने तो लगे। फिर दूसरा पक्ष राजनीतिक क्यों है? मैंने जानने के लिए कि मैंने ये तो कौन कहा सा नया पक्ष है। नहीं, ये वही पक्ष है जी। ये सब, ये सरकार, ये बीजेपी की तरफ से ये डेटा जो है ये इसकी चर्चा की जा रही है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि भाई एग्जिट पोल, हमारे तो एग्जिट पोल कह रहे थे कि हम महाराष्ट्र जीत रहे हैं, हम हरियाणा जीत रहे हैं, हम कर्नाटक लोकसभा जीत रहे हैं, हम नहीं जीते। तो वो ये तो ज़्यादा चर्चा हो चुकी। 2004 में सब कह रहे थे एनडीए की सरकार बन जाएगी, वो तो नहीं हो पाया। 2024 में सब 300 ऊपर दे रहे थे। 400 सीटें आ जाएंगी। बीजेपी को अकेले सीटें लोग 300 तो ये बात, ये तो एग्जिट पोल वाला हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर्ड न्यू वोटर, जो राहुल गांधी ने कहा कि नए फर्स्ट टाइम वोटर जो होते हैं वो, और उनकी संख्या इतनी कैसे बढ़ जाती है। तो इसके जवाब में ये बताया गया कि कुल वोटर हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव में 2004 में, 20 साल पहले, वो 67 करोड़ होते थे, 67 करोड़, जिसकी संख्या 2024 में बढ़कर हो गई लगभग 97 करोड़। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ वोटर 20 साल के अंदर बढ़ गए। तो 1.5 करोड़ वोटर एक राज्य में क्यों, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में क्यों नहीं? आबादी 50 करोड़ बढ़ी है। आबादी 50 करोड़ बढ़ी है। और राहुल गांधी जो डेटा दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है, वो बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस की। तब से तो आबादी और आज की बहुत बढ़ गई ना। फिर दूसरा, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो है, जैसे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमको सीसीटीवी नहीं दिया उन पोलिंग बूथ्स का। 5 बजे के बाद महाराष्ट्र में बहुत पोलिंग बढ़ गई। तो उसका जवाब ये दिया गया कि भाई जो एवरेज पर आवर वोटिंग हो रही थी वो 5 बजे से पहले 58 लाख थी। 58 लाख वोट पर आवर पड़ रहे थे 5 बजे से पहले महाराष्ट्र में, और जो कि 5 बजे के बाद घट करके 32.5 लाख वोट पर आवर हो गया। तो वो तो हम तो ये कह नहीं रहे कि वोटिंग बढ़ी, वोटिंग तो पर आवर घटी। उसके बाद सीसीटीवी की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि ये तो पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है, जो कांग्रेस के समय में पारित हुआ था, उसी के अंदर ये प्रोविजन है कि 45 दिन के अंदर सीसीटीवी जो है पोलिंग बूथ्स का वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इनकी इसमें प्राइवेसी का मामला है, खास तौर पर नक्सल प्रभावित इलाके, कश्मीर जैसे जोन्स, वहाँ पर वोटर की पहचान जो है वो नहीं सार्वजनिक तौर पर की जानी चाहिए। कर्नाटक को लेकर के इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात है, उसमें बीजेपी ने ये कहा कि राहुल गांधी बहुत क्लेवरली पिक एंड चूज कर रहे हैं। उन्होंने एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी महादेवपुरा बताई जहां बीजेपी को 56% वोट मिल गया था, लेकिन इसके अलावा बीजेपी को गांधीनगर में 57% वोट, राजाजी नगर में 65% वोट, रमन नगर में 64% वोट मिला। या ये नहीं बताया राहुल गांधी ने कि ये बीजेपी कैसे जीत गई, या राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो कैसे जीत गए इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के शिवाजी नगर में जहां उसको 66% वोट मिला, चामराजपेट में जहां उसको 65% वोट मिला। तो क्या राहुल गांधी इन असेंबली सेगमेंट में रिगिंग करके जीते, ये बताया जा रहा है। उसके बेंगलुरु सेंट्रल के जवाब में धुले लोकसभा सीट का भी हवाला दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सारे असेंबली सेगमेंट बीजेपी जीती थी, लेकिन मालेगांव सेंट्रल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने वोट पड़े माइनॉरिटीज के कांग्रेस पार्टी को कि 1,92,000 के मार्जिन से वो सीट भारतीय जनता पार्टी 1,40,000 वोट मिल गए थे एक विधानसभा में। तो ये डेटा की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं, डेटा की लड़ाई में हमेशा, जैसे ये भी सारी लड़ाई सिलेक्टेड डेटा की तो है। कोई भी आदमी होता है जब अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो अपने तरह से सिलेक्टेड डेटा रखता है। सवाल ये है कि वो सिलेक्टेड डेटा सही है या गलत है। मान लीजिए इस इलाके में हम रहते हैं और इसके सामने वाले इलाके में कुछ चोरी हो जाए, तो क्या आप ये कहेंगे देखिए इस इलाके में तो कभी चोरी नहीं होती। सेलेक्टेड डेटा गलत है सही है इस पर बहस हो सकती है, डेटा सेलेक्टेड है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। धुले की जब बात करते तो वोट जिहाद की बात भी बहुत की थी हमने, की थी कि नहीं की थी। तो वो सेलेक्टेड डेटा सही है या गलत है ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है कि नहीं है। हालांकि हमने पहले भी चर्चा की कि कर्नाटक की जो महादेवपुरा सीट का चर्चा की, वो वैसे ही वीक विकेट है राहुल गांधी जी के लिए, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और उसमें कैसे सिस्टम में गड़बड़ी हुई ये वीक विकेट है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर चर्चा की है, तो अब उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। राजन्ना साहब की बात भी ठीक है कि जैसे चर्चा हुई कि वो आदिवासी नेता है, उनको आदिवासी मंत्री को हटा दिया। तो ऐसा होता ही है, जैसे दलित अध्यक्ष को हटा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने बंगारू लक्ष्मण को, याद होगा आपको जी। तो ऐसा तो सब जगह चलता है, तो सब जगह चलता है। और राजेश जोशी जी की एक कविता मुझे याद आती है, मैं फिर से इसका जिक्र कर देता हूँ, वैसे बहुत बार करता हूँ। कल्याण सिंह बर्दाश्त नहीं हुए थे, उन्हें हटा दिया गया था। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे पिछले नेता मारे जाएंगे। एक छोटी सी कविता, 2 लाइन सुन लीजिए, अच्छी लाइन है, वो किसी के लिए नहीं है लेकिन सबके लिए है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे।
कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये कविता है, मेरे को याद आई कि राजेश जोशी जी की कविता सुनाई जाए तो लीडर्स हम पांचों में से कितने बचेंगे और कितने मारे जाएंगे सर? नहीं पता नहीं, ये जनता तय करेगी। लेकिन राहुल गांधी जी टी-शर्ट पहन लेंगे तो को, या बच जाएंगे। वो लीडर है तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि उनकी बात को काटा जाए, कहा नहीं किया जाए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं, मैं कोई हैरान नहीं हूँ कि राजन्ना पर इस तरह से एक्शन नहीं लिया, बल्कि मैं चाहता था कि ना हो, क्योंकि सच बोला उसमें क्या है, कह देते कि हाँ देखेंगे, इसको भी जांच करेंगे। मत कराओ, नहीं, और उन्होंने ये थोड़ी कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो भी नहीं उन्होंने बोला। तो ये कहा कि ये सारा लेकिन ये मैनिपुलेशन मतलब हमारे है, यहाँ सामने हुआ। लेकिन ये हुआ कि शहीद कैसे हुआ, वो इंटरनल जो कॉन्स्पिरेसी थी पार्टी की, ठीक है। डी के शिव कुमार वर्सेस जो चलिए सिद्धारमैया। ठीक है। वैसे तो बीजेपी ये भी कह रही है कि फिर राहुल गांधी ये बता दें कि वो वायनाड कैसे जीतते थे और रायबरेली कैसे जीतते थे, बता दें कन्नौज कैसे जीता गया है अखिलेश जी के लिए, डिम्पल जी के लिए सर इस पर भी बहुत चर्चा हुई कि सारी चीजें गलत थोड़ी होती हैं, और जो चीजें गलत होती है उस पर सवाल होता है। ये बहुत ही बेतुका बयान है, अच्छा, मतलब स्टेटमेंट है इस तरह की बात करना कि नहीं सब कुछ गलत, सब कुछ थोड़ी गलत होता है जीवन में। अच्छा, एक ये जो देख गलत लेना, होता है, उस पर सवाल होता है। आप कल की डिनर पार्टी में नहीं थे ना, जी, इसलिए आप मुझे कोई नहीं आप बुलाता। तस्वीरें भी नहीं देखना चाहते, मैं दिखा रहा हूँ। नहीं दिखाई। कल बहुत अच्छी डिनर पार्टी हुई दिल्ली में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में। मेहनत किए थे कल 2 डिनर पार्टियां हुई उमस में, तो बेचारे डिनर भी ना ये करें। देखिए डिनर पार्टी है, 300 सांसद जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऐसा कहा गया कि 300 सांसद हैं, गिने किसने मुझे नहीं पता। अब तो वो तो एक जनरल फिगर हो गया कि जो उनका फिगर। ये फिर उसके बाद ये डिनर पार्टी रात को हुई दिल्ली के ताज होटल में हुई मेरे ख्याल में सर। ताज होटल में हुई, 5 स्टार होटल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से पार्टी थी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, बाकी तमाम लोग थे। मैं आपको एक करके नाम बता देता हूँ। अखिलेश यादव से लेकर इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद थे इसमें, और माना जा रहा है कि बैठक में वोट चोरी, बिहार SIR, ये सारे मुद्दे इनको लेकर के एक एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश थी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की डिनर पार्टी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सारे सांसद थे। इंडिया ब्लॉक में शामिल कई दूसरी पार्टियों के सांसद भी इसमें आए थे। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शरद पवार, सुप्रिया सुले, पप्पू यादव, प्रियंका। अरे शरद पवार ने कहा था, 2 लोगों ने मुझे कहा मैं 160 सीट, ऐसे याद आ गया, 160 सीट दिलवा दूंगा। राहुल जी के पास ले गया, और मैं राहुल जी के पास ले भी गया उनको। ये दोनों को, उन दोनों को ये भी बताना चाहिए कि वो लोग कौन थे, वो कौन आदमी था जो 160 सीट इनको दिलवा रहा था, चुनाव से पहले दिलवा रहा था। एनीवे, महुआ मोइत्रा, संजय यादव, मीसा भारती, तिरुचि शिवा, अलग अलग पार्टियों के बहुत सारे सांसद जो हैं वो इस पार्टी के अंदर आए थे। समीर जी, क्या खबर निकली फिर पार्टी से? नहीं, कल पार्टी तो बड़ी हुई होटल ताज में, सुबह थोड़ा संघर्ष किया तो थोड़ा बढ़िया भोजन करना था, सुबह कैसे अच्छा कुछ खाना खाया नहीं था। संघर्ष में तो कल रात को बढ़िया था, तमाम तरह के मेनू थे। राहुल गांधी कुर्ता पजामा में आए थे। हाँ, मेनू भी बहुत शानदार थे वहाँ पे, मतलब सबकी खान पान का ध्यान रखा गया था, सहयोगी दलों को कि किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से मेनू मैनेज किया गया था। इस बैठक के अंदर भी राहुल गांधी ने खास तौर से इस बात का जिक्र किया है कि भाई इस लड़ाई को, अभी हमने जो दिल्ली से लड़ाई शुरू करी है, इसे हमें गाँव कस्बे और तक लेकर जाना है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बताना है कि चुनाव आयोग चोर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये पूरे देश में हमें लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के एक नेता ने कहा कि अब जो बिहार के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव आयोग का भी हमें प्रचार करना है कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव लड़वाता है। मतलब आप चुनाव लड़ने जाओगे, चुनाव आयोग के निर्देशों पे आप चुनाव लड़ोगे, और वोट के साथ साथ ये भी बताओगे वोट हमको देना है, लेकिन ये भी बताओगे कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, आप जिसको वोट दोगे उसको वोट नहीं देगा। तो ये बेसिकली पूरी तरीके से इस पार्टी के अंदर, कल उपराष्ट्रपति के नाम पे भी चर्चा होनी थी, वो उस बैठक में हुई नहीं है। कल पूरी इनकी बैठक जो रही वो SIR पर केंद्रित रही, और ये रहा कि ये जो दिल्ली की लड़ाई शुरू हुई है, इस लड़ाई को बंगाल भी लेकर जाना है, इसे उत्तर प्रदेश में भी लेकर जाना है। 2027 के पहले बिहार में तो बहुत समय बचा नहीं, बिहार की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 3-4 पार्टियां राहुल गांधी के एजेंडे से अलाइन हो चुकी हैं पूरी तरीके से। सारी बड़ी वेस्ट पार्टियां, बंगाल, तृणमूल कांग्रेस, DMK, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, यही बड़ी पार्टियां, और उसके अलावा कौन सी ऐसी बड़ी पार्टी की जो उनके साथ न जुड़ी है? यही प्रमुख विपक्ष की पार्टियां हैं जो अपने अपने प्रदेश में प्रमुख महत्व रखती है। और जिस तरीके से SIR को लेकर इन लोगों ने संजय राउत तो सबसे आगे है, उद्धव ठाकरे, हाँ उद्धव, संजय, शरद पवार भी तैयार हुए इस बात को लेकर। तो बेसिकली अभी इनका पूरा माहौल ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग को ये बता दो, बदनाम कर दो कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करता है,
चुनाव आयोग किसी भी तरीके से हम चुनाव लड़े, चुनाव आयोग हमको हरवाने की तैयारी करता है। और मुझे लगता है कि अब ये एक पूरी मुहिम इन्होंने, मतलब ये शुद्धिकरण नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि वोटिंग आधार में शुद्धिकरण हो, गलत नाम कटे, डुप्लीकेट नाम कटे, मरे हुए लोगों के नाम कटे। पूरी तरीके से ये चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए आपको तो पता होगा कि कुछ किससे मिले थे राहुल गांधी और शरद पवार, जिन्होंने कहा 160 सीट हम दिला देंगे। नहीं, अभी कहते हैं कि वहां के कोई दो आईटी के इंजीनियर थे, जो खबर आई है कि वो कोई आईटी से थे, आईटी इंजीनियर थे, और उन लोगों ने ये बात कहा था शरद पवार से कि हम आपको सीटें जितवा देंगे। शरद पवार दिल्ली लेकर आए थे उनको, दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से उनकी मीटिंग करवाई थी। फिर शरद पवार का ये कहना है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है आईटी इंजीनियर क्या करता है इसमें, मतलब ईवीएम से दिला देता वोट? पता नहीं वो क्या थे, वो तो आईटी इंजीनियर थे, वो क्या उनका था, पवार क्या जी को मैजिक था वो बताया नहीं कि बता। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के इस मामले को लेकर बताए थे, उसने दिल्ली में आके 300 बताए थे। नहीं, लेकिन मुझे चुनाव आयोग को इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, शिकायत भाई वो कौन है जो इसे मैनेज करने वाले थे, चुनाव को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, शरद पवार को नहीं किया होगा, किसी और पार्टी के कुछ सीटें मैनेज की होगी। उद्धव ठाकरे ने भी कुछ ऐसा कुछ खुलासे वाली बात कही थी शायद। नहीं, लेकिन इस पर उद्धव ठाकरे का बयान नहीं है, उनसे पूछा था इस मामले में, तो उन्होंने कहा शरद पवार ने कहा, तो शरद पवार बताएंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है ये बात। जहां तक रही बात जो अभी आप कह रहे थे कि विपक्ष नहीं चाहता कि वो जो वोटर लिस्ट के अंदर जो एनॉमलीज हैं, डेड वोटर्स की, माइग्रेटेड वोटर्स की, वो हटे, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कुछ वीडियोस जो हैं वो सार्वजनिक किए हैं। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार आरोप लगा रहा है और चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिलीभगत की शिकायत है। बार बार कह रहा है कि वोट की चोरी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने पहली बार कुछ वीडियो प्रमाण जारी किए। चुनाव आयोग ने वीडियो जारी करके वोटर लिस्ट रिवीजन एक तरीके से उसकी शुद्धता के सबूत दिए, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के जो जिला अध्यक्ष हैं या लोकल लेवल के लीडर्स हैं उनके बयान हैं। इन पार्टियों के नेता वीडियो पर ये मान रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट जो 1 अगस्त को जारी हुई वो प्रोवाइड करा दी गई है। ड्राफ्ट लिस्ट भी है और साथ साथ डिलीटेड लिस्ट भी है, यानी जिन लोगों की नाम कट गए हैं, वो 65 लाख लोग, उनकी लिस्ट भी हमें दे दी गई है और हमें इस प्रक्रिया में अभी तक कुछ शिकायत लायक नहीं मिला। जिन मतदाताओं की उन सूची से नाम काटा गया है या जो कट गए हैं, उनकी भी एक सूची उपलब्ध कराई गई है। 1 महीने के भी जो टाइम है, जो समय है, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का, इन बीचों में हमारी पार्टी के द्वारा हर बूथ पर ब्यूरो के माध्यम से पूरी मुस्तैदी से, पारदर्शिता से यह देखना है और जिन लोगों को का नाम कटा है और जिन लोगों का नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया है, उनके लिए दावा आपत्ति के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव आते आते पारदर्शिता लाया जा सके। ऐसे बहुत सारे बिहार के वीडियो हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, 20-25 वीडियोस हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी के कई जिलाध्यक्ष हैं और वो यही बात कह रहे हैं कि हमें पूरी ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है और 65 जिनके नाम कटे हैं उनके नाम भी हमको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई ना, आपको मालूम। तो वो चुनाव आयोग ने वही कहा कि जिनको जरूरत है हमने उनको दे दिया है, तो वो इसमें मान रहे हैं कि हमको वो जिनके नाम कट गए उनकी सूची जो है वो हमको दे दी गई है। ये लगे हाथ ये भी बता दूं कि जैसे अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमको जो है डिजिटल लिस्ट नहीं दी जा रही है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं प्रोवाइड करा रहा है इलेक्शन कमीशन, तो वो भी कहा इलेक्शन कमीशन ने कि इनको वो डिजिटल रिकॉर्ड जो है वोटर लिस्ट का डिजिटल रिकॉर्ड भी सारी पार्टियों को प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि वो बात भी गलत है। लेकिन इससे मतलब बात जा रही है दूर तक, त्रिपाठी जी? नहीं, दूर तक बात जा रही है। 1, 2 और 4, 6, 10 लोग और अभी इस्तीफा बर्खास्तगी होगी, क्योंकि वो बेचारे तो सच बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सब साफ साफ किया, ठीक से किया, हमको बताया। लेकिन मेरे मन में ये सोचते हुए प्रश्न आ रहा था कि भाई इतना गड़बड़ी के बावजूद प्रियंका राहुल दोनों के दोनों संसद में जीत गए। एक रॉबर्ट बचे हैं, भाई टिकट आप देते हो तो गिड़गिड़ा रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि टिकट दे दो, हमारी पत्नी के दे दो, चलो एक मान लिया, उनको भी देते, जनता जिताती, हो सकता है। यादव परिवार में लालू जी के घर में देख लीजिए, लालू जी चूंकि सजा याफ्ता है तो बेचारे बन नहीं सकते, बाकी उनके यहाँ जितने लोग हैं सब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सब पहुंचे ही हैं। अखिलेश जी के परिवार में देख लीजिए, वो पत्नी, भाई, चचेरा भाई, भतीजा, उनका बेटा, सब के सब पहुंच गए हैं। ये लोग लोकतंत्र चाह रहे हैं या कुछ और राजवंश में बचा हुआ है कि कोई भी हो? इसके बावजूद ये तमाशा दूर तक तो जा रही, बात बहुत गंभीरता से जा रही है। चुनाव आयोग को एक बार
बता देना, 2 बार बता देना, 3 बार बता देना, क्या इससे बात बनेगी? क्या राजीव कुमार की जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में से कितने लोगों को याद है? हम भी उस पर भी कहानी कुर्सी की में हमने चर्चा की थी, तब भी लोगों ने कहा अरे राजीव कुमार नेता हो गए हैं क्या? फैक्ट पर बात नहीं की। हमारी बौद्धिक जमात ने कहा अरे ये तो शायरी सुना रहे हैं, चुनाव आयोग तो शायरी कब से सुनाने लगा। आप समझिए, नेता और संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के हर चौराहे पर, हर गांव में राहुल गांधी की इस अराजकता फैलाने की कोशिश की खूब जमकर चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके यहां भी कहीं कोई सपा जीती है, कहीं कांग्रेस जीती है, कहीं राजद जीती है, कहीं एनसीपी जीती है, और तमिलनाडु में तो खैर सब हंसी रहे होंगे कि क्या तमाशा चल रहा है। आइए बात करते हैं पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और कहां इस बीच में भारत है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेना की वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या होता है? लोग कहेंगे भाई आप तो दुश्मन है इसके, आप यही कहेंगे। इसलिए ये हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, जो सीआईए के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है और कहा है कि जो अमेरिका मुनीर को पुचकार रहा है उसी अमेरिका से आवाज़ उठी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, इन्होंने मुनीर की तुलना उसामा बिन लादेन से की है, जो वर्षों तक, दशकों तक दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहा, अमेरिका के लिए भी। उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो हरकतें हैं, जो बयान हैं, वो उसामा बिन लादेन जैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसामा बिन लादेन सफ़ेद कपड़े में दिखाई देता था AK-47 लिए हुए, और ये सेना की वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनता है। दरअसल आपको याद है, फ्लोरिडा में अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया को मुनीर ने अभी 2 दिन पहले धमकी दी और कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर नौबत आ गई तो हमारे पास परमाणु हथियार है और हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, ये उसके शब्द थे। इतना ही नहीं, अमेरिका में बैठकर मुनीर ने और बहुत बातें कही। कहा था कि पाकिस्तान, अगर भारत जो है वो एक चमचमाती मर्सिडीज के जैसा है, तो पाकिस्तान बजरी लदे ट्रक के जैसा है, डंप ट्रक जैसा है, और अगर इनकी टक्कर होगी तो आप समझ लीजिए कि नुकसान किसका होगा। तो यहाँ तो तारीफ करनी चाहिए आसिम मुनीर की कि उसने हकीकत ये तो बताई कि भारत मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान जो है डंप ट्रक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुनीर ये कह रहा है कि भाई हम तो फिर जब हम हो ही जाएंगे कुर्बान तो फिर नुकसान तो भारत का ही ज़्यादा होगा। फिर मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोकने के लिए कोई बांध बनाया वहाँ पर, तो हमारे पास मिसाइलें हैं, हम मिसाइलों से उसको ध्वस्त कर देंगे, फारिग कर देंगे, ये शब्द इस्तेमाल किया उसने। ये सारी बातें वो बैठ करके कह रहा है अमेरिका के अंदर। और मुनीर की इन्हीं तकरीरों पर पेंटागन के इस पूर्व अधिकारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए उसकी तुलना लादेन से की है। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes. ये उम्मीद कर रहे हैं कि आसिम मुनीर माफी मांगेगा, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड है आसिम मुनीर के भाषण का।
ये वो बीएलए है जिसने मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और 31 लोगों की इसमें मौत हुई थी। इसके अलावा भी वो कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुका है। आप देखते हैं कि लगभग हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं पाकिस्तान में जहां पर उसके आर्मी के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं या पुलिस वाले मारे जाते हैं इसी बीएलए के लड़ाकों के द्वारा। कराची एयरपोर्ट पर अटैक हो, ग्वादर एयरपोर्ट पर हमला हो, चीन के जो इंजीनियर्स वहां पर आते हैं ग्वादर पोर्ट पर खास तौर पर काम करने के लिए, उनके ऊपर जो हमले हों, उन सब में ये बीएलए होती है। और अमेरिका की गोद में बैठकर लगता है ट्रंप ने मुनीर को पुचकारी लिया है। अब ट्रंप ने बीएलए पर चाबुक चला दिया और एक तरीके से ये एक रिवॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। और ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये आसिम मुनीर के उस भाषण के कि हम न्यूक्लियर हमले में आधी दुनिया तबाह कर डालेंगे कि वाले भाषण के एक दिन बाद ही ये फैसला अमेरिका ने किया है। तो सर इसमें भी कहीं भारत है? बिल्कुल भारत है। मतलब इसको ये कहें आप कि भारत कोई ये इसको फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए ही चिढ़ाने वाली बात एक तरह से वो कर रहे हैं। और अमेरिका ने, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मुनीर को रिवॉर्ड के तौर पर ये दिया गया है कि जो बोला है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मुझे नहीं याद, क्योंकि यूएसए ने कभी भी पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं किया। 2-3 बार कोशिश हुई कि लिस्ट में डालने की, ये कहा गया कि भाई ये करते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो वहां पूर्व पेंटागन ऑफिसर ये कह रहा है कि आसिम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। मतलब यदि उसको देखा जाए, आप जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 1 महीने 2 महीने से, खासतौर से पहलगाम की घटना से पहले जिस तरह से उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, और जो परसों जो बात की है उसमें ये बजरी डंपर और वो तो ठीक है। वैसे हर्षवर्धन जी की बात को आपको मुनीर साहब तक पहुंचा देना चाहिए कि मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मर्सिडीज है और मर्सिडीज वालों के पास ऐसे बहुत डंपर होते हैं तो वो अलग है। लेकिन उसने जो बात कही है न्यूक्लियर अटैक की, वो बहुत गंभीर बात है। आपने उसका वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उस पर गहरी आपत्ति भी जाहिर की है। तो ऑफिशियली नहीं, तो वो बड़ा मामला, उस पर बोलना चाहिए ट्रंप सरकार को या ट्रंप को। उसके बजाय आप रिवॉर्ड के तौर पर ये जो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं, इसका मतलब है ना कि हमारे और अमेरिका के रिश्तों में जो खटास है वो बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये बात मुझे लग रही है कि अब रिश्ते थोड़े से है ना, नहीं अब तो क्लियर है कि हमारे और उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और लगातार वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले दे रहे हैं, यहाँ फैसले ले रहे हैं। और ऐसा बहुत से लोग लगता है कि वो शायद उसमें बहुत कुछ भारत को चिढ़ाने के लिए, वो ज्यादातर भारत को चिढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। इससे तो चीन भी खुश होगा अगर इसको बीएलए को, अगर चाइना खुश होगा इससे, तो चाइना को बीएलए नुकसान पहुंचाता है। नहीं, इसमें देखिए अभी हाल में ही टीआरएफ पे प्रतिबंध लगाया गया था ना, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी। तो एक तरह से ये बैलेंस, उस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी जब भारत के प्रयासों से उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान को खुश करने की बात है। हाँ, टेररिस्ट फ्रंट उसको जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया, तो ये बैलेंस किया अमेरिका ने कि भाई तुमको भी लो, एक रिवॉर्ड दे दिया अमेरिका को, पाकिस्तान को। दूसरी बात ये, जनरल मुनीर के बारे में एक चीज़ समझिए, उनको मौलाना मुनीर कहा जाता है। उनको मौलाना मुनीर क्यों कहा जाता है? जो पाकिस्तान, जो अमेरिकन अधिकारी ने बात कही है उसका संदर्भ है, क्योंकि वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं। तो इसलिए वो वर्दी में ओसामा बिन लादेन कर रहे हैं। और मैं इनको, जनरल मुनीर को, जनरल जियाउल हक के करीब ज़्यादा देखता हूँ। जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े मरवाए जाते थे पार्कों में लोगों को, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये खुलेआम कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ, पार्कों में भाई, वो शरीयत को पूरा भीड़ इकट्ठा करके, जियाउल के दौर में भीड़ इकट्ठा करके, और जैसे जो शरीयत में है कानून कि कोड़े लगाओ या पत्थर मारो, सब संसार करो, सब होता था। जनरल मुशर्रफ से आप डील कर सकते थे, जनरल मुशर्रफ से डील कर सकते थे। जनरल मुशर्रफ का सोच जो था वो तानाशाह वो भी थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव सोच था, और इसीलिए उन पर हमला भी हुआ था, आतंकवादी संगठन किया था, जनरल मुशर्रफ पर जान लेने की कोशिश की थी। तो जनरल मुनीर और जनरल जियाउल हक ये करीब तो फिर मतलब ये तो और गंभीर बात है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, जो उनका पेंटागन का पूर्व अधिकारी कह रहा है, एक रेडिकल गैर जिम्मेदार किस्म के जनरल को या पाकिस्तान की फील्ड मार्शल बना करके उसको प्रमोट कर रहा है, लेजिटिमाइज कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है अमेरिका और ट्रंप खास तौर पर। बहुत दूर नहीं है कि ये इनको पूरी तरह से लेजिटिमाइज, सर हुई ये लेजिटिमाइजेशन जो आपने घर बुला के खाना खिला पूरी तरह से सौंपने के लिए पिलाई जा रही, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, जो ये होता हुआ दिख रहा है
भारत के लिए चिंता की बात तो निश्चित तौर पर है, लेकिन लगता है कि अमेरिका एक बार फिर जैसा वो तालिबान के शासन, तालिबान के पैदा करने, तालिबान से मार खाने, तालिबान को भगाने और फिर पूरी तरह से भाग जाने, सब ट्रंप के कार्यकाल में हो गया था, भागना पड़ा था एम्बेसी छोड़कर। क्या पाकिस्तान भी अब पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में जाने वाला है ट्रंप की पॉलिसी से? सवाल ये है। और अगर वो पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में जाने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो मुनीर को बुलाकर कर रहे हैं, अब उसके बाद कोई डेमोक्रेसी वाला, कोई लीडरशिप वाला, वो वाला रास्ता खत्म हो गया। पहले क्या था कि अमेरिका से और ब्रिटेन से स्पॉन्सर होके नेता यहां आते थे, वो बात करते थे सेना से, वो आईएसआई से बात करते थे, लेकिन नेताओं को पैराशूट करते थे, ड्रॉपिंग होती थी और उनको कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनवाते थे। इस बार ट्रंप ने बहुत ही गलत, खैर अब हो सकता है उनको ठीक लग रहा हो, लेकिन गलत रास्ते पर वो चल पड़े हैं कि सीधे वो जो आर्मी चीफ है उससे डील कर रहे हैं। क्या ये अफगानिस्तान बनने वाला है जो तालिबान वाला अफगानिस्तान था, नंबर 1? और अगर वो बनने वाला है तो क्या ये चीन के लिए भी बहुत कोई सुखद स्थिति है क्या? अभी उसको अच्छा लगेगा कि चलो मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी था, क्या उससे वो रुक जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के लिए थोड़ी असहज स्थिति करेंगे तो रणनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि कई बार कहा जाता है कि भारत का सपोर्ट होता है कई तरह से, हालांकि वो उसको साफ साफ मना करते हैं। लेकिन क्या पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टेट वो एक टेररिस्ट स्टेट बनने जा रहा है? क्योंकि 2 बार अमेरिकी संसद में कोशिश हुई लेकिन उनको डेजिग्नेटेड टेरर स्टेट नहीं कहा जा सका, वो बिल गिर गया। तो सवाल एक, क्या उस तरफ जा रहे हैं क्या? और अगर उस तरफ जाएंगे तो दुनिया की स्थिति कैसे होगी, वो जरा सोचना। आप कह रहे हैं मुनीर जितना पावरफुल होगा उतना आतंकवादी हावी होंगे? निश्चित तौर पर हम उसी तरफ देख ही रहे हैं, पाकिस्तान को उस तरफ जाते हुए। लेकिन इसको सिर्फ पाकिस्तान की चिंता के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, पाकिस्तान यदि आतंकवादी मुल्क बनेगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ज्यादा सिरदर्द होगा। ये हमारे लिए भी बड़ी चिंता की विषय है, ये बड़ा सिरदर्द होगा। लेकिन सर मुझे बताइए, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी एक लाइन सिर्फ बोल दूं, जैसे ही वो आतंकवादी मुल्क बन जाएगा उसकी हमसे लड़ने की क्षमता शून्य हो जाएगी। ये आप इसको समझिए। लेकिन वो तो प्रॉक्सी वार बढ़ जाएगा सर, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे। वो प्रॉक्सी वार बढ़ जाएगी हमारे साथ। सर वो प्रॉक्सी वार अभी भी है, अभी तो हम युद्ध की तरफ जाते हैं ना। और अगर वो पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने जा रहा है तो चाइना उसको कैसे देख रहा होगा, रशिया कैसे देख रहा होगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सेना प्रमुख हुआ है आज तक जिसने इन प्रॉक्सीज का, आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया? सभी ने किया। नहीं, लेकिन उस तरह से नहीं होता। नवाज शरीफ जैसे थे प्राइम मिनिस्टर में, उनका क्योंकि वो लंबे समय बाद एक कई बार बने वो, हाँ, तो उनके रहते हुए मतलब उनको रोक नहीं सकते आप, जो भी लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसकी तादाद बहुत उस तरह से नहीं रही। यदि मुनीर के रहते हुए यदि मुनीर को पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की मिल जाती है तो वहां तो खुला राज हो जाएगा। का जमाना लौट आएगा, जिया उल हक का जमाना। अब पाकिस्तान को तो नुकसान उठाना ही है, इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। जो पॉलिसी थी कि भारत को जो है क्या 100 कट्स, इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने वाला। 1000 कट्स वाली वो जिया उल हक की तरफ बढ़ गए हैं, मुनीर उसी तरफ बढ़ गए, पाकिस्तान के खुमैनी बनने की तरफ बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के खुमैनी बन रहे हैं। बिल्कुल, विद इन पाकिस्तान जो हो रहा है और ट्रंप जो कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसको दुरुस्त करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपनी स्थिति मजबूत करें जो भारत कर रहा है। पाकिस्तान में क्या होगा ये 75 सालों में हम तय थोड़ी नहीं कर पाए हैं। वो तो हम कोशिश करते हैं, कई बार गए, मतलब हर कोशिश तो हमारी हर सरकार ने की है। मोदी जी भी तो गए थे, चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि शरीफ के ही हाथ में कुछ नहीं रहा। और आप देखिए ना, नवाज शरीफ के ही तो भाई है ना शहबाज शरीफ, क्या उनका बहुत से लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जितना ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक जाएगा उतना ये चीन को पसंद नहीं आएगा। इस फैसले को भी कई लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि भाई ये अब बलूचिस्तान में अमेरिकी दखल बढ़ रहा है, और बलूचिस्तान में अमेरिकी दखल का मतलब सीधे वहां तो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मिनरल्स की, पोर्ट की, तो ये चीन को कैसे पसंद आएगा? उसकी लड़ाई है। अब पाकिस्तान पर 2 माशूकाएं मेहरबान होंगी या एक माशूका छोड़ के? नहीं, 2 दीवाने। माशूका तो पाकिस्तान है ना। ऐसा कह लें, चाइना तो परमानेंट माशूका रहेगा, चाइना को बदल नहीं सकते, कम ज्यादा होता रहेगा। देखिए, अमेरिका एक लिमिट के बाहर पाकिस्तान को मदद नहीं कर सकता। अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई भारत का दुनिया में क्या वजूद है और भारत की क्या स्थिति है। भारत से पंगा लेकर अमेरिका पाकिस्तान की गोद में बैठेगा या पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की स्थिति में नहीं जाएगा। उस लेवल तक ट्रंप नहीं जाएंगे। ट्रंप सिर्फ ये भारत को चिढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को इरिटेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई अगर आप मेरे साथ ट्रेड डील नहीं करोगे, आप मेरे को छोड़कर अगर रशिया के पास जाओगे, आप चाइना जाकर चाइना में शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाओगे और चाइना, रशिया और भारत को त्रिकोण बनने की कोशिश करेगा, तो मेरे पास आपके विकल्प के रूप में पाकिस्तान भी एक देश है जहां मैं पाकिस्तान
पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान कभी उस लेवल पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबे समय सत्ता में रहने वाले। 3.5 साल है, 3.5 साल 4 साल का समय है। उसके बाद जो भी आएगा वो निश्चित रूप से ट्रंप जैसा व्यवहार तो करने नहीं वाला, ये तय है। तो दुनिया भी इस बात को जानती है कि 3.5 साल ट्रंप को झेलना है, उसके बाद दुनिया का वापिस तो हम अगर उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें तो कुछ राहत मिलेगी? नहीं, अब कोई भी नॉमिनेट करे, नोबेल पीस प्राइज तो मिलना नहीं है। भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि हम तंग दिल लोग नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए लेकिन ये बात सही है कि मुनीर एक सुप्रीम लीडर बन गए, सुप्रीम कमांडर तो ही, पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर भी अब वो बन गए। लेकिन सर फिर भी लगता है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का मन भरा नहीं है। 13 एयरबेस जो हैं उनको खंडर बना दिया, 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, फिर भी पाकिस्तान और पिटने के लिए बेताब है। आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है, और बिलावल की धमकियों में पाकिस्तान का दर्द भी छिपा हुआ है। सिंधु जल समझौता रद्द करने से बिलावल बिलबिला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव हुआ तो जंग होगी ही। बिलावल की धमकियों का पोस्टमार्टम आगे करेंगे, लेकिन पहले उनका ये गीदड़ भभकी भरा बयान जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ये बात अभी से नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो उसकी बात अब पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, वो उस दौर में हो रही थी कि देखो हमने ऐसा मार दिया भारत को, हमने ऐसा जवाब दे दिया। अब वहां की कमेंट्री आप सुनेंगे तो वो बातें कोई नहीं करता। हमारे यहाँ तो अभी हमारे 3 महीने बाद हमारे एयर मार्शल साहब ने सब कुछ बताया खुलासा करके। पाकिस्तान अब उसको रियलिटी कुछ हद तक दिखाई दे रही है कि चलिए लड़ाई भी हो गई, लड़ाई में जो भी हुआ, असली मुद्दा तो पानी है हमारे लिए, और पानी पर भारत का फैसला पहले दिन हो गया था। आप याद कीजिए, पहलगाम के हमले के अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में पहला निर्णय था सिंधु जल समझौता, उसको फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को असली दर्द वहां हो रहा है कि अगर इस रास्ते भारत ने वाकई जो कहा है वो कर दिया तो हम क्या करेंगे। और इसीलिए आपको आसिम मुनीर ने जो अमेरिका में जाकर के कहा उसको लेकर बहुत हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि भारत डैम बनाएगा तो हमारी मिसाइलें किस लिए हैं, हमारा पानी बंद करोगे 25 करोड़ लोगों का तो फिर हमारे पास जो है वो एटम बम भी है। तो इस सिंधु जल समझौते पर भारत की क्या तैयारी दिख रही थी पाटिल जी? नहीं, मुझे लगता है कि भारत सरकार जब पाकिस्तान के मामले में बात कर रही है तो वो अब सिर्फ इस लड़ाई तक सीमित नहीं है कि हम कोई 2-4 गोला बम छोड़ देंगे, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करने की ओर सोच रही है। और जब हम खत्म करने की बात करते हैं, और ये अमित शाह का बयान याद करना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सब बांध ही बनाने जा रहे हैं, 10 साल 20 साल लगने वाले हैं एक बांध बनने में, हमें नहर बनानी है, हमें रास्ते तैयार करने हैं कि हमारा अपना जो पानी है वो दूसरी तरफ ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको कह चुके हैं कि हमारा पानी वो इस्तेमाल करते रहें और हमारे यहां खून बहाते रहें, इसको हम बर्दाश्त नहीं। मैं बयान सुना देता हूं एक बार आपको बिलावल भुट्टो का, फिर आगे बात करते हैं। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात भी गजब की पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे तो ये हर सूबे के लोग 25 करोड़ पाकिस्तानी आपके भारत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अभी वीडियो देखा था ना आपने, एक उनका किसी कोई नेता था 70 सीसी की मोटरसाइकिल लेके निकला था बॉर्डर की तरफ, पता नहीं अब कई दिनों पहले निकला था, अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा बॉर्डर पे। ये आपने कह दिया तो लोगों को जानना चाहिए, दुनिया में अब 70 सीसी और 100 सीसी की बाइक नहीं बिकती है, सिर्फ पाकिस्तान में चलती है और कहीं चलती ही नहीं है। और पाकिस्तान के लिए सबसे सस्ते ऑटोमोबाइल में कह लीजिए जितनी तरह की चीजें, वो सबसे सस्ते वाले चलते हैं। कंपनियां इसीलिए वहां इन्वेस्ट भी नहीं करती, बल्कि यहां पाकिस्तान से ज्यादा आपको अच्छे ब्रांड की गाड़ियां वो अफगानिस्तान में दिख जाएंगी, वहां ज्यादा बड़ी गाड़ियां दिख जाएंगी, ज्यादा बेहतर ब्रांड की दिख जाएंगी। बजरी भरे ट्रक चलते हैं वहां ज्यादा। वो तो खैर मुनीर ने बोल दिया, याद आए ना, डंपर याद आए। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो वैसे भी बहुत नॉन सीरियस आदमी है। जिस आदमी की माताजी को आतंकवादियों ने मार दिया हो,
जो खुद आतंकवादी घटना का शिकार रहा हो, वो इस तरह की बातें कर रहा है। और मतलब हम क्या कहें, इनको देखते हुए ही अफगानिस्तान के दृश्य याद आते हैं। वहाँ जो मनोरंजन में जिस तरह के लोग दिखते हैं वैसा ही ये दिख रहे हैं। तो मतलब क्या कहा जाए अब इसमें। और जब ये बात ये कहते हैं कि हर सूबे के लोग, अरे यार क्या तुम्हारी सेना एकदम किसी काम की नहीं रह गई क्या? वो भी डंप हो गई क्या? वो भी जैसे डंपर होता है कूड़ा वाला ट्रक, वो भी डंप हो गए कि तुमको कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ हर सूबे के लोग निकल पड़ेंगे। कहाँ निकल पड़ोगे? सब्जी मंडी की तरफ की कुछ मिल जाए, आज का राशन मिल जाए, आटे की दुकान की तरफ की 2 दिन का आटा मिल जाए तो भैया घर में पेट पल जाए, या किस तरफ जाओगे? और मुझे लगता है इस बुरे हाल में जब नेता ऐसी बात करते हैं तो सचमुच वो असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को ताकतवर करते हैं। और ट्रंप को लगता है कि इसको कुछ 2, 4, 6, 10 अरब डॉलर दो, इसको खरीद को अपने पाले में रख ले, एक और गुर्गा मिल जाएगा। उसकी स्थिति में क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में जो माहौल बना है वो माहौल इसी तरह के भाषणों का है। ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मालूम है कि पाकिस्तान की हैसियत भारत की हैसियत में कितना फ़र्क है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। और लेकिन जो पाकिस्तान की राजनीति है, जहाँ बिलावल भुट्टो की पार्टी जो PPP है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, उधर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है। अब वहाँ की राजनीतिक स्थिति में भारत विरोध, जैसे हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को के खिलाफ बोलना, एक राष्ट्रवाद को भार दे करके पार्टियां करती हैं ना, उसमें कंपटीशन होता है, तो वही स्थिति उनकी है। वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करके बड़ी लाइन खींच रहे हैं भारत विरोध की वहाँ पर। तो एक लाइन में जोड़ दूं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, वो तो जो हरजीन के ना वो बात ठीक है। बिलावल भुट्टो को तो समझना चाहिए कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार है, और यदि मुनीर वहां पर बढ़ रहे हैं तो ये तो उनकी राजनीति सेना से पीड़ित परिवार, दोनों बातें, जिंदा भी रहना है और राजनीति भी करनी है। राजनीति कैसे करेंगे? उनको तो नहीं, लेकिन खिलाफ खड़ा होना भी ज्यादा जरूरी है। उनके पिताजी को फांसी पे तो जनरल नहीं चढ़ाया था। वही मेरा ये कहना है, बिलावल भुट्टो लोकतंत्र को देखना चाहिए। बिलावल के नाना जी सबसे परिवार तो उनका परिवार भुगता है। उनकी माता का हत्या हुई थी, उनके जुल्फिकार अली भुट्टो जो नाना है वो सेना के फांसी चढ़ा तानाशाह ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो उनको तो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करना चाहिए। उनको तो कहना चाहिए कि सेना प्रमुख को इतनी ताकत मत दीजिए, हम तो भुगते हुए मेरे नाना को। भारत के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, भारत के खिलाफ आप बोलिए ना, लेकिन वहां सेना प्रमुख को आप इतना मजबूत कर रहे हो, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन मैं बहुत छोटा कमेंट चाहता हूं आपसे। चाइना को 90 दिन की मोहलत दे दी है ट्रंप ने टैरिफ से। 145% निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत कठिन समय है। और इसमें विशेष करके मैं जब ये खबर आई तो मैंने ग्लोबल टाइम्स देखा। ग्लोबल टाइम्स पर जो 3 बड़ी खबरें दिखी, उन्होंने कस्टम में, दूसरे ऐसे रेसिप्रोकल जो लगाया था उस सब पर भी 90 दिन की मोहलत दे दी। यानी एक तरह से कहें कि दोनों तरफ से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। और अगर हम उसको उस भाषा में कहें तो अंग्रेजी में टिट फॉर टैट है, संस्कृत में छठे साठ्यम समाचरेत है, उस पर चल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अमेरिका और चाइना की डील हो गई ट्रेड में, और अमेरिका और पाकिस्तान इस तरह से कृपा वाला हो गया, तो भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत कठिन समय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट की खींचतान शुरू हो चुकी थी और अब उसमें ऐसा लगता है एक डिसाइसिव मोड़ पर वो पहुंच गई है। बिहार की जो AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उनके अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RJD के साथ गठबंधन न करने को लेकर RJD पर बड़ा हमला बोला है। उन्हीं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा और शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि एक मगरूर हसीना से हमने इश्क का इजहार किया, लेकिन उसने कबूल नहीं किया, तो हम क्या करें। हमारी शराफत को इन्होंने हमारी मजबूरी समझ लिया। AIMIM का कहना है कि बिहार के मुसलमानों को ये लोग हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली AIMIM विधानसभा चुनाव में RJD के साथ महागठबंधन में जाना चाहती थी, गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन RJD की एक शर्त है कि AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव न लड़े और हमें वैसे ही समर्थन दे दे तो हम ओवैसी साहब को अपने साथ अपना साथी मानेंगे। AIMIM को ये क्यों मंजूर होता? और अब उसने ये कहा है कि हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसमें भी कोई नई बात नहीं है। पिछले बिहार इलेक्शन में भी AIMIM ने तीसरे मोर्चा बनाकर उसके साथ छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ करके चुनाव लड़ा था। एनीवे, अब खास तौर पर जो सीमांचल का इलाका है, जहां पर पिछली बार ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटें मिली थी, वो इस बार भी वहीं अपना पूरा जोर लगाएंगे। बात आगे करेंगे, लेकिन उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे अफसोस है कि मैंने मगरूर हसीना से इजहार इश्क किया है, तो इस मगरूर हसीना के इजहार इश्क का मुझको सदमा भी नहीं है, चूंकि बिहार की भलाई के लिए मैंने ये कहा था कि सेकुलर वोटों का बिखराव न हो। मेरे वसीउल कल्बी को, मेरे उदारता को उन्होंने मेरी कमजोरी समझी।
है ना, कि गोया मैं डर से उनसे समझौता करने गया हूं। अरे किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। सरदारी की लड़ाई लड़ोगे या बिहार के आवाम की लड़ाई लड़ोगे? तो बिहार की आवाम इस वक्त चाहती है कि सेकुलर वोटों में बिखराव नहीं हो, और एमआईएम ने इसी की तर्जुमानी की है। लेकिन कुछ लोगों को सरदारी पसंद है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में मुसलमान वोट करते हैं। कितना करते हैं ये अलग विषय है, लेकिन अगर वो 5 असेंबली सीटें पिछले इलेक्शन में जीते थे तो कुछ तो उनकी वहां पर एग्जिस्टेंस है, कुछ तो उनका वजूद है। और फिर वो आगे से चलकर आए और कहा कि हम इस गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं ताकि बिखराव ना हो मुसलमान वोटों का। वो सारा वोट जो है महागठबंधन की तरफ ही जाए। अब नहीं माने इस पर तेजस्वी यादव या लालू यादव, उसमें उनकी अपनी वजह रही होंगी, लेकिन क्या इससे उनको कोई फायदा होगा उनकी पार्टी को, आरजेडी को, या एक घाटे का सौदा कर लिया है तेजस्वी यादव ने? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है यह पहले से तय था कि ओवैसी की पार्टी को बिहार में महागठबंधन में जगह नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि पहली बार उनको ये खारिज किया गया है। पहले भी लगातार ओवैसी इस बात का जिक्र करते रहे थे अपने तमाम माध्यमों से। कांग्रेस के पास उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई, उन्होंने तेजस्वी यादव के पास अपनी बात को पहुंचाया, उन्होंने माले के माध्यम से बात पहुंचाई कि भाई ओवैसी को लेना चाहिए। लेकिन ओवैसी को इतनी बड़ी राजनीतिक हैसियत बिहार में नहीं है। जहां से वो आते हैं, तेलंगाना से, अगर वो वहां पर भी अगर मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक ले लेते तो ये माना जा सकता है कि ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता है। जब आप अपने ही शहर के अंदर प्रदेश में मुसलमानों के बड़े नेता नहीं हो, वहां का मुसलमान कांग्रेस को बड़ा आपसे नेता मानता है, कांग्रेस की सरकार बनाता है, कांग्रेस नहीं तो चंद्रशेखर राव को मुसलमान बड़ा नेता मानता है, तो ऐसे ओवैसी जो अपने ही प्रदेश में मुसलमानों का दिल नहीं जीत सके, वो बिहार में जाके मुसलमानों का दिल कैसे जीतेंगे? ठीक है, फिर 2020 के चुनाव में 5 सीटें ओवैसी ने जीती थी, लेकिन 4 आपके विधायक तो आरजेडी में चले ही गए थे। एक विधायक आपके पास 5 साल बाद आपको लगता है ओवैसी की ताकत घटी है? निश्चित रूप से घटेगी। मुझे लगता है कि अब बिहार का जो मुसलमान है वो इस बात को समझ गया है। देखिए, अगर वहां उम्मीदवार अगर ऐसा होगा कि जो पार्टी के अलावा अपने नाम पर वोट ले, तो बात दूसरी है कि ओवैसी उनको टिकट दे और अपने नाम पर वोट ले जाए। सामान्यतः मुसलमान वोटों का बंटवारा नहीं करेगा। वक्फ बिल के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव, कांग्रेस खुलकर वक्फ बिल के खिलाफ आए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्फ का समर्थन किया है, अब मुसलमान सीधे सीधे जानते हैं इस बात को कि बिहार में अगर बने रहना है, देश के अंदर अगर मुसलमानों को बने रहना है, तो कांग्रेस का, तेजस्वी का साथ बिहार में देना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का साथ देना पड़ेगा, बंगाल में ममता बनर्जी का साथ देना पड़ेगा। तो यह तय है। और अभी लोकसभा चुनाव में कितने 3.5 लाख वोट मिले थे ओवैसी की पार्टी को। इसलिए मैं स्पेसिफिकली बिहार की, और उसमें भी हमने सीमांचल की बात की जहां पर मुस्लिम बिल्कुल वोटों का कॉन्सेंट्रेशन है। और जो उसके उम्मीदवार जीते थे उसमें से 3 उम्मीदवार तो खुद दमदार थे, इसके कारण बिहार में शायद तेजस्वी यादव को ये लगता हो कि ये इनके कुछ विधायक जीत कर बे आ भी गए और मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो ये जाएंगे कहां? बीजेपी के पास तो जाएंगे नहीं, आएंगे तो मेरे पास ही, तो इसलिए क्या मुझे पहले से क्यों इनको सीटें देना। लेकिन इसमें दूसरा पेच ये है कि आप पिछली बार का इलेक्शन का रिकॉर्ड निकाल के देखिए तो कुछ सीटें ऐसी थीं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट को मार्जिन, हार जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब उन्होंने कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाया, सीधा सीधा नुकसान किया था, डेंट किया था महागठबंधन को। 6 सीटों पे, 6 सीटों का, 6 सीटों ये नुकसान, ये अलग नुकसान है उससे। 11 सीटें तो जीते थे, 11 सीट हो गई, 6 सीटें तो जीते थे वो, इसके अलावा नुकसान भी किया था। लेकिन क्या है कि तेजस्वी और कांग्रेस दोनों ओवैसी को बिहार में स्पेस नहीं देना चाहते हैं। गठबंधन में शामिल करने का मतलब उनके सीट छोड़ना, सीट छोड़ने का मतलब स्पेस देना। तो वो चाहते हैं कि इस बार, पिछली बार तो किसने 6 सीटें जीत भी ली थी। देखिए, ओवैसी 2015 में भी लड़े थे और 2015 में उनको मुश्किल से 1% वोट मिला था और एक भी सीट नहीं आई थी। उनके कैंडिडेट जमानतें जब्त हो गई थी, 25 सीटें लड़ी थी 2015 में। 20 में जो हालत थी महागठबंधन की, उसमें ओवैसी जी को स्पेस मिल गया और जो आरजेडी के तमाम लोग जिनको टिकट नहीं मिले थे उनको उन्होंने टिकट दे दिया और 6 सीटें जीत ली उन्होंने। 5 सीटें जीती, जिसमें बाकी वो 4 चले गए आरजेडी में। इस बार क्या है, जैसा समीर कह रहे हैं कि देखिए, ये जो पार्टियां होती, वोट जो देगा मुस्लिम वहाँ का, वो उसको देगा जो गठबंधन सरकार बनाने के करीब होगा। तो सरकार या तो एनडीए बनाए या महागठबंधन बनाए, एनडीए को उसको देना नहीं है, तो महागठबंधन ही उसकी पहली पसंद होगी। कुछ कैंडिडेट अपने प्रभाव से कुछ वोट ले ले, अलग बात है। उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोग हो चुके हैं इस तरह के, 3 हो चुके हैं। पहले हुआ था मुस्लिम मजलिस का, डॉक्टर फरीदी का, बड़े जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये 70s और अर्ली 80s दशक की बात है। कभी कोई उनका असर नहीं हुआ, मुस्लिम कांग्रेस के साथ रहा। बाद में जब मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान आया तो डॉक्टर अयूब ने एक पीस पार्टी बनाई थी, पीस पार्टी, और बहुत उसमें अपने 1-2 मित्र भी गए थे जो टेलीविजन चैनल, बड़ी चर्चा हुई थी पीस पार्टी की। और 2017 के चुनाव में और 2012 के चुनाव में तो ऐसा लग रहा था पीस पार्टी पता नहीं क्या कमाल करेगी। पीस पार्टी के जीते 4
उसमें वो 3 तो ऐसे थे, एक तो डॉक्टर अयूब खुद जीते थे और 3 में एक थे अखिलेश सिंह रायबरेली वाले और 2 और सब इंडिपेंडेंट जो जीते थे, वो तीनों चले गए बाद में पलट के दूसरी सर, तरफ। इतना अंतर तो है ना कि ओवैसी एक जाने मानी शख्सियत है और बिहार में वो स्वाद चख चुके हैं कुछ जीत का। नहीं, लेकिन इस बार वो वही परफॉर्मेंस रहेगा इसमें नॉट नेसेसरी, इसमें डाउट है, इसलिए गठबंधन को स्पेस नहीं देना चाहते। बस ओवैसी साहब से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि माशूका ने जिसको ठुकरा दिया है उस पर एसिड न डालें क्योंकि अक्सर प्यार में असफल प्रेमी जो है अटैक ना कर दे उनके ऊपर अपनी, तो ऐसे लेकिन डालने मतलब खेल बिगाड़ने का मामला। अगर आप बिहार के मुस्लिम वोटर हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन ही नहीं था। पहले आपको सीधे जैसा कि बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, तो आपको लालू यादव को ही वोट डालना है। लेकिन अब उनके पास प्रशांत किशोर भी हैं, उनके पास असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, उनके पास महागठबंधन भी है, तो अब कम से कम उनके पास विकल्प तो आए जो पहले थे ही। विजय जी, देखिए ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट बढ़े ना बढ़े, लेकिन वोट जरूर बढ़ेगा उनका, बढ़ेगा। हाँ, उन्होंने ताकत अपनी बढ़ाई है, लेकिन जैसे मुस्लिम वोटर अपना किस तरह से वोट डाल रहा है वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस बार पिछले चुनाव से उनका वोट बढ़ेगा, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है। लेकिन ये बात साफ थी कि ये रिश्ता बनेगा नहीं, मतलब गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसी संभावना होती तो ओवैसी साहब खुद बात करते आरजेडी से। उन्होंने अपने बिहार यूनिट के नेता को, अध्यक्ष को भेजा है, इसका मतलब उनको पहले ही लग रहा था कि क्योंकि होना नहीं है कुछ, होना नहीं है, होना होता तो फिर तो वो सीधे सीधे से बात वहां पर होती, उन पर आरोप ना लगे इसलिए हाँ कि भाई फिर तो वो खारिज होते ना नेता के तौर पर। और ये बात भी सच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीडरशिप को अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं किए उसने। जो भी लोग मुस्लिम समर्थक होते हैं उनको भले वो स्वीकार करते रहे हो, लेकिन ओवैसी साहब को आप खारिज मत कीजिए, वो यदि सीटें नहीं भी मिलेगी तो नुकसान बड़ा कर देंगे। तो इसमें नुकसान महागठबंधन का ही है, महागठबंधन का ही होना, और किसका नुकसान होना है वहां पर, खासतौर से सीमांचल में तो वैसे भी वहां पर मुकाबला वही है। अब वो कितना नुकसान कर सकते हैं, सीटें हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, महागठबंधन की संभावना पर एसिड डालेंगे वो अब जो है, लेकिन और ये संभावना उनको लग रही थी कि ये बनेगी नहीं, हाँ, रिश्तेदारी बनने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने केवल अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बातचीत में डाला, नहीं तो वो हो सकता था सीधे सीधे बात कर लेते लालू जी से या तेजस्वी। भाई इनको सब बी टीम कहते थे बीजेपी की, तो इन्होंने कहा भाई मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया, ऑफिशियली मैंने रैली में भी उन्होंने भेजा था, इस्लाम को उसमें भेजा भी था जो तेजस्वी की शायद रैली थी। राजनीति में कोई बी टीम तो होता नहीं है, कल को ताकत बन जाएगी तो दूसरे लोग बी टीम हो जाएंगे, लेकिन जैसे कांग्रेस बी टीम हो गई है, बिल्कुल, जैसे तेजस्वी की बी टीम हो गई है वहाँ दूसरे नंबर पर चली गई है, यूपी में भी हो गई है, ठीक बात है। विजय जी जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। ये कहना कि चूंकि 5 में से 4 विधायक चले गए और राहुल जी और तेजस्वी जी बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं तो ओवैसी को मुसलमान वोट नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उसके पीछे एक बात समझिए आप, इस देश का मुसलमान बड़ा वर्ग वैसा है जो जानता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हुए तो जो हिंदू मत आकर हमें सपोर्ट करता है वो खत्म हो जाएगा, इस वास्तविकता को समझिए। लेकिन जहां उसको लगता है कि मुसलमान जीत जाएगा तो वो सारा अपना आवरण उखाड़ फेंकता है, और जहां जहां संभल से लेकर जितनी ऐसी सीटें हैं वहां वो एकदम हराता है और मुसलमान के अलावा किसी को जीतने नहीं देता है। ऐसी सीटें जितनी हैं उनका सर्वे कर लीजिए। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का सीमांचल वैसी ही सीटों का इलाका है, इसको आप समझिए तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ओवैसी को मानते हैं कि देश में हमारा एक ऐसा नेता है जो अनअपोलोजेटिक मुस्लिम लीडर है, इसको समझिए। तो मैं नहीं मानता हूं कि ओवैसी का वोट घटने जा रहा है, और मेरा तो यह भी मानना है कि सीटें भी हो सकता है कि कमोबेश वो उतनी झटक लें, क्योंकि मुसलमान को भी लगता है कि भाई हमारा नेता खड़ा रहेगा तो हमारी बात तो करेगा मजबूती से ना, और उसे जहां लगेगा उसके पास जो क्या कहते हैं बार्गेनिंग पावर भी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये कह देना कि अब चूंकि तेजस्वी राहुल एक हो गए, ये ठीक बात है कि मुसलमान इन दोनों को अपने नेता के तौर पर देखता है, लेकिन सीमांचल में और जहां भी मुस्लिम बहुल सीटें बहुत होंगी वहां अगर प्रत्याशी अच्छा मिल गया तो ओवैसी के लोग विधानसभा पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इस बीच नीतीश कुमार की मैं एक खबर बता देता हूं। सब लोग पॉलिटिकल पार्टी ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम समझते हैं ना, मुझे नहीं लगता जो मुस्लिम वोटर है वो उनको बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखते नहीं मानता। ठीक है, बिल्कुल ठीक। नीतीश कुमार भी मैं आपको बता दूं अब बिहार के इस चुनावी गेम में फ्रंट फुट पर आ गए हैं, बैटिंग करना शुरू कर दिया है। अभी पिछले कई महीनों से वो ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे।
बिहार में एक ऐलान हुआ, हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा हुई थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज घरेलू उपभोक्ताओं से संवाद किया। राज्य के 16 लाख लोग इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में शामिल भी हुए। लोगों का कहना था कि 125 यूनिट बिजली फ्री ये इस चुनाव में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। जेडीयू कह रही है नीतीश कुमार उनकी आरजेडी कह रही है, माफ कीजिएगा, कि नीतीश कुमार उनकी योजनाओं को चुरा रही है और इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार अब क्या थोड़ा सा खुलकर सामने आने लगे हैं, जो हमें लगा था कि जैसे एक शेल में नीतीश कुमार चले गए। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं बिहार में हो रही थी, तो वो कोई मुख्यमंत्री तो कर ही नहीं रहे थे, कोई डिप्टी सीएम भी नहीं कर रहा था, वो बस यूं ही अनाउंस हो जा रही थी, वो सरकार की तरफ से अनाउंस हो जा रही थी, ब्यूरोक्रेसी अनाउंस कर दे रही थी। ये तो कभी नहीं होता। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब चुनाव आता सामने देखकर अब थोड़ी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं? बिल्कुल, लगातार नीतीश कुमार आप देखिए खबरों में बने हुए और लोगों से मुलाकात भी लगातार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बैठक ले रहे हैं, पार्टी के नेताओं की वो बैठक ले रहे हैं, गठबंधन की बैठक ले रहे हैं और रोज कोई ना कोई वो नई घोषणा नीतीश कुमार कर रहे हैं। या तो वो ट्विटर पर कर देते हैं या सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते हैं। अब जो 125 यूनिट बिजली फ्री की जो घोषणा की थी, आज सभी सांसदों, सभी विधायकों, सभी विधान परिषद के विधायकों के साथ आज वो इसको जनता से संवाद कर रहे हैं और लगातार वो रोज आप देखिए कोई ना कोई नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है कि अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। तो अब नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार कहां है, दिखते नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से वो जो छवि उनकी पिछले 3-4 महीने से बनी हुई थी कि नीतीश कुमार के हाथ में सरकार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हो चुका था, गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, बिहार में लॉ ऑर्डर को लेकर जो चर्चा लगातार चल रही थी, नीतीश कुमार ने मुझे लगता है फ्रंट फुट पर आकर खेलकर उन सब चीजों से बाहर निकल रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। चुनाव घर बैठ के तो लड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और वही बता रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ जो चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कि नीतीश कुमार बीमार है, उनके आड़ में क्या संजय झा निर्णय ले रहे हैं, उनके आड़ में क्या सम्राट चौधरी का दिल्ली में बैठ के फैसला हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने यह छवि तोड़ी है और ये बताया कि नहीं, बिहार में जो भी निर्णय हो रहा है वो नीतीश कुमार की सरकार ले रही है, नीतीश कुमार ले रहे हैं और उनकी देख-रेख में पूरी सरकार। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सब कुछ ठीक है या वो जो सवाल थे वो खत्म हो गए। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर जो था कि वो बाहर नहीं, मैं उस पर भी कह रहा हूं। हाँ, नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार बिहार की जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहते हैं कि मैं अभी उसमें हूँ, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, आई एम इन द ऑफिस, आई एम द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। क्योंकि जनता बिहार में ये मैसेज ना जाए कि नीतीश कुमार अपने वोटर को बीच में उनका जो खासकर उनका जो वोट बैंक है, जो बैलेंसिंग फैक्टर है, जो जब इधर जाता है तो उधर जीत होती है, इधर जाता है, उसको मैसेज देना। और बीजेपी में जो चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार तो अब गए, नीतीश कुमार तो गए, अब तो बीजेपी अपना लाएगी, तो उन्होंने बता दिया नीतीश कुमार कहीं नहीं गए, नीतीश कुमार यहाँ है और सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा, सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, ये भी बता। उनको तो यही मैसेज देना है। यूपी का भी आपको बता देता हूं यूपी में क्या हो रहा है। यूपी विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और आज 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने यहां फतेहपुर का मुद्दा उठाया, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अभी इस मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ और आज दूसरे दिन की कार्रवाई भी जो है वो नहीं चल पाई, कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। पहले से ही विपक्ष जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 इस पर कल से 24 घंटे की जो चर्चा शुरू होने वाली है उसके खिलाफ हंगामा कर रहा था। अखिलेश यादव ने भी इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि 9 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब नींद खराब करने के लिए ये 24 घंटे की चर्चा कराना चाहते हैं। 3 दिन का क्यों, 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओ किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? मैं ये वो बात कह रहे हैं दरअसल कि 24 घंटे चर्चा क्यों, नॉन स्टॉप चर्चा किस बात की, आप नींद खराब करोगे, जागना पड़ेगा। वैसे 24 घंटे चर्चा का से क्या हासिल है? आप रोज 9 घंटे काम कीजिए, आप किसी एम्प्लॉय से कह दीजिए नहीं तुम 24 घंटा काम करोगे, अगले दिन छुट्टी ले लेना। क्या बड़ा विचित्र है भाई, अखिलेश जी की समझ क्या होती जा रही है। अरे ऐसे विशेष अवसर जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं, जब हम कहते हैं नॉन स्टॉप चर्चा कर रहे हैं तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अखिलेश यादव को 24 घंटे बोलना है या योगी आदित्यनाथ को 24 घंटे बोलना है। इतने विधायक हैं, इतनी पार्टियां हैं, उन सब को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कार्य योजना है, उस पर बातचीत करनी। और जब आप कहते हैं नॉन स्टॉप तो ये आपकी प्राथमिकता को दिखाता है कि आप किसी मुद्दे को लेकर कितना गंभीर हैं। और उसको ऐसे हास्य में हर चीज पर तंज, कहां जाना चाहते हैं
और मैं फिर कह रहा हूं, आप ये कह सकते थे ना कि ठीक है भाई हम 2 दिनों में ये चर्चा करेंगे, 3 दिनों में करेंगे, 4 दिनों में करेंगे। ये कहना कि 9 घंटा करता है, अरे भैया आप नौकरी में नहीं हो 9 से 5 की। आप तो अपने को समाज सेवक कहते हैं, आप तो कहते हैं कि हम जनता के नाली खड़ंजा के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, उनके शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य के लिए परेशान रहते हैं। और जब यूपी के संपूर्ण विकास के लिए ये सरकार कह रही कि आइए हम बात करें, सरकार जब हम कहते हैं तो दोनों शामिल हैं उसमें, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो सोए कि जागे, कैसी बात करने लगते हैं। मतलब बड़ा विचित्र कभी को लगता है ना कि इनका तंज भी अखिलेश जी का कुछ इनके सलाहकार जो समझाते हैं वो अद्भुत ही है। अच्छा ठीक, अगली खबर के लिए भी कुछ बचा के रखिए सर। फतेहपुर का विवाद यूपी में बड़ा बन रहा है, जिसके मैंने आपको बताया कि इस पर भी हंगामा हुआ आज यूपी की विधानसभा के बाहर। फतेहपुर के मकबरे को लेकर कल तोड़फोड़ का अब आज सियासी विरोध शुरू हो गया। आज इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में हंगामा हुआ। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुसलमानों के खिलाफ हमले की पूरी छूट दे दी गई है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मकबरे में तोड़फोड़ हुई और उनकी पार्टी के ही एक नेता का नाम सामने आया। पुलिस ने इस मामले में जिन 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान भी शामिल हैं। अब इसके बाद समाजवादी पार्टी ने पप्पू चौहान को सस्पेंड भी कर दिया है। आपको सुनाता हूं 3 लोगों की बात, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी CM। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से लिया उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। सरकार चाहती है सदन सुचारू रूप से चले, विपक्ष के पास अगर कोई सवाल है तो सदन में उठावे और उसका सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कोई चर्चा का विषय है तो चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष भागना चाहे, चर्चा में हिस्सा न लेना चाहे, तो उसका इलाज सरकार नहीं कर सकती। सरकार तो हर सवाल का जवाब दे सकती है। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए मामला ये है कि फतेहपुर में एक नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, जिस पर कुछ हिंदू संगठनों ने दावा किया कि ये ठाकुर जी का मंदिर था, और उन्होंने कहा कि जैसे इस ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसे प्रतीक हैं तो ये किसी मकबरे में तो नहीं हो सकते। और इन्होंने कहा कि हम 11 अगस्त को वहाँ जाएंगे और वहाँ हम पूजा करेंगे। इसकी इजाज़त नहीं थी, बाहर बैरिकेडिंग वगैरह भी थी, लेकिन भीड़ आ गई 300-400 लोगों की, और उन्होंने फिर जाकर के बाहर जो मज़ारें वगैरह बनी हुई थी उनमें जाकर लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी कर डाली है। तो ये था ये पूरा मामला, जिसको ओवैसी कह रहे थे कि 92 जो है बाबरी मस्जिद वाला दौर जो है विवाद का, वो यूपी के अंदर लौट कर आ रहा है क्या विजय जी? देखिए जो मुद्दा है उसमें मुझे पता नहीं कितना टेक्निकल क्या है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो भी जिला प्रशासन है या सरकार है वो फेल रही है। ठीक है, कि जिस तरह से वहाँ पर तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से
और पुलिस वहाँ पर मुझे समझ नहीं आता कि पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही है, कि वो आप भी देख रहे हैं जो शॉट्स हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है। यही तो आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इन पर क्यों नहीं लाठी डंडे चले लोगों ये पर। मैं इसको ज़्यादा गंभीर तरीके से देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम कानून व्यवस्था के लिए बार बार कहते हैं कि भाई उनकी लॉ एंड ऑर्डर जो वो है पॉलिसी वो बहुत स्ट्रांग है, उसमें अगर पुलिस ऐसा कर रही है और उनके मौजूदगी में ये सब दूसरा कुछ हो पक्ष रहा है त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए इसके मतलब एक पक्ष तो 100% वही है। और मुझे लगता है जितने लोग लाठी डंडा लेके ऐसी जगह जाते हैं, कानून को पूरी कड़ाई से अपना काम करना चाहिए। अब मैं खबर में सुन रहा था तो मुझे तो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि सपा के कोई नेताजी भी लाठी लेके डंडा लेके पहुंच गए थे। ये भी कमाल की बात। सपा के अंदर भी हिंदुवादी नेता हो सकता है? नहीं, हिंदूवादी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप कानून व्यवस्था हाथ में ले रहे हैं। सही बात। अब इसका दूसरा पहलू है जो हिंदूवादी शब्द आपने कहा। स्थानीय स्तर पर अगर ऐसी पीड़ा लोगों के मन में है तो आप प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लगाकर उसको नहीं रोक सकते हैं। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, अगर किसी जगह पर हिंदुओं को लगता है कि उनका मंदिर, उनकी आस्था का स्थान, उनके विष्णु जी, शंकर जी, हनुमान जी, उनका मंदिर तोड़कर और कुछ बना दिया गया है, तो फिर वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उसको कानून के बल पर कब तक रोकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कानून अपना काम करे। इस समय इतना ही था आज कहानी कुर्सी की में। बहुत शुक्रिया समीर जी, विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मिलते हैं।